यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोक ऋण। लोक ऋण का मतलब है पब्लिक बोरोइंग्स। पब्लिक बोरोइंग्स तो हमारे देश की सरकार हर साल करोड़ों रुपए कहां से लाती है? पब्लिक बोरोइंग से लाती है। पब्लिक बोरोइंग्स क्या होता है अगर मैं इसको समझाऊं कि जिसके माध्यम से सरकार सरकार अर्थव्यवस्था से ऋण लेती है। इसे बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग्स। दोस्तों इसके नीचे आप पर भी लिख सकते हैं। तो पब्लिक बोरोइंग्स का मतलब है जिसके माध्यम से हमारी सरकार अर्थव्यवस्था से क्या लेती है? ऋण। इसे बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। बोलो क्लियर? थोड़ा आगे चलें। अब दोस्तों जो गवर्नमेंट ऋण लेती है उसे क्या कहते हैं? ध्यान सुनेंगे। जब गवर्नमेंट को देश के लोगों से या देश से ऋण लेना है तो पब्लिक बोरोइंग्स का नीचे आप ऐसे करके लिख सकते हैं एग्जांपल सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट में कहते हैं जीसेक। और आजकल मैं जीसेक बोलूंगा बस। दोस्तों ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं कि कैसे सरकार अर्थव्यवस्था से ऋण लेती है। बोलो सीखना चाहोगे? कल से आप तो सदमे में होगे जिनने पहली बार सुना कि सरकार ऋण लेती है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि सरकार लोन लेती है। तो यस, हर साल हमारे देश की सरकार अपने खर्चों को चलाने के लिए करोड़ों रुपए ऋणों के माध्यम से लेती है। इसे बोलते हैं जीसेक। तो समझना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मीनिंग बतानी है तो मैं कहूंगा वह उपकरण या वह माध्यम ऊपर जिसके द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था से क्या ले? ऋण। इसी को बोलेंगे जीसेक। अब मैं अगर बात करूं कि जीसेक जो है वो दो तरीके की होती है। जीसेक दो तरीके की होती है। एक होता है दैट इज शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन। और दोस्तों एक होता है लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन। लॉन्ग टर्म बोले तो दीर्घकालीन। दोस्तों अच्छी तरह समझो, जब हमारी सरकार को अर्थव्यवस्था से 1 वर्ष से कम का लोन लेना है तो उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। बोलो क्लियर है? और जब हमारी सरकार अर्थव्यवस्था से मोर देन 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक के लिए लोन लेगी तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। बोलो क्लियर? इसका मतलब ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो तरीके की होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब जिसके माध्यम से सरकार 1 साल से कम के लिए लोन ले, और लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज्यादा। सही है ना? अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इसका मेरे पास एग्जांपल है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल शॉर्ट में मैं कहता हूं टी बिल्स। हिंदी में से बोलते हैं राजकोष विपत्र। बाकी ये ज्यादा फेमस ट्रेजरी बिल के नाम से ही है। तो राजकोष विपत्र क्या होता है थोड़ी देर में बताएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास एग्जांपल्स हैं एनएससी, केवीपी आदि एक्सेट्रा। तो दोस्तों अब मैं आपको टी बिल्स, एनएससी और केवीपी इनका ज्ञान दूंगा। तो देखो, अगर पूरी बातों को निचोड़ के आपके सामने एक ही आंसर दिया जाए तो मैं क्या आंसर दूंगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों मैं जवाब दूंगा कि जब हमारे देश की सरकार को, मान लो मैं सरकार हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ा सरकार बनने वाला है। दोस्तों मान लो मैं सरकार हूं, बोलो क्लियर? और मुझे अर्थव्यवस्था से लोन चाहिए। क्या चाहिए? तो मेरे पास दो माध्यम है, एक शॉर्ट टर्म जीसेक मतलब अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति। फिर से एक बात, व्हाट इज सरकारी प्रतिभूति? तो जिसके माध्यम से सरकार ऋण लेती है। बिल्कुल एक लाइन में चीजें क्लियर है। सरकारी प्रतिभूति कितने प्रकार की है? शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल से, लॉन्ग टर्म बोले तो 1 साल से। शॉर्ट टर्म जीसेक का एग्जांपल और लॉन्ग टर्म जीसेक का एग्जांपल एनएससी केवीपी। बोलो समझ गए? आप कॉपी में लिखें ट्रेजरी बिल, अलग से लिखें। ये ट्रेजरी बिल आपने लिखा है, उसी के नीचे चाहे लिख सकते हैं, मैं तो चाहूंगा अलग से लिखें, थोड़ी जगह दें और अलग से लिखें ट्रेजरी बिल, राजकोष विपत्र, ब्रैकेट में टी बिल्स, राजकोष विपत्र, ब्रैकेट में टी बिल्स। दोस्तों ट्रेजरी बिल क्या होता है मैं ओरली समझा रहा हूं, चलेगा क्या? ऑनलाइन थम्स अप करो, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, सारी बातें बिल्कुल ऐसी थम्स अप करो सारे लोग ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें थम्स अप करो, ट्रेजरी बिल लिख रहे हैं आप लोग, लिखना, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे आलस आ रहा है दोस्तों लिखने में। बोलो जीएस, तो इतना ही ईमानदार होना है, ईमानदारी का कोई लिमिट ही नहीं होती। कौन है सर भाई, इतना तो लिख दिया, थोड़ा तुम लोग भी लिखो, कौन से सर है लिखा हुआ है, यस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज टी बिल, तो पॉइंट नंबर 1 लिखते लिखते समझते भी जाएंगे कि इनको सरकार के स्थान पर, पहला पॉइंट है टी बिल्स में, इनको सरकार के स्थान पर आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। भाई क्या कर रहे हैं आप? वही लगाओ कमेंट, छोड़ दो ये सब बस। इनको सरकार के स्थान पर, थैंक यू एवरीवन, इनको सरकार के स्थान पर आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला पॉइंट सबको बिना बताए समझ में आ गया कि भारत में, अब मैं आपको टी बिल्स की पूरी कहानी सिखा दूंगा अगले 2-3 मिनट में, सीखना चाहेंगे? तो टी बिल्स कौन जारी करता है, किसके बदले? नंबर 2 यह है एक जना कह रहा कमाल गजब, इतना अच्छे से इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़े कौन है? तो इन्हें लोगों को समझने में टाइम लगता है। बोलो जी सर, अब मुझे पहली दूसरी क्लास में तुम्हें समझाना पड़ा कि यार पढ़ लो, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं दोस्तों, कमाल यार। अब एक दो बंदर किस्म के लोग आ गए थे, बंदरिया किस्म के, बोलो जी से ऊंचा कर रहे थे इस पेड़ से इस पेड़, तो हमने समझाना पड़ा कि यार थोड़ा पढ़ के तो देखो। पहली बार में हर कोई पसंद आ जाए ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, नहीं समझे क्या? तो कई लोगों को, जो लोग पहली बार में पसंद आ जाते हैं, फिर बाद में दोस्तों 1-2 महीने बाद तलाक हो जाता है उन लोगों का, नहीं समझे क्या? तो इसलिए समझने में थोड़ा टाइम लगता है लोगों को, नहीं समझे क्या? हम अपनी बीवी को आज तक नहीं समझ पाए दोस्तों 4.5 साल में, तो फिर है नहीं समझ पाए ना। लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है ना, ये देखो खुद एक लड़की कह रही है बिल्कुल सही। तो अब पता नहीं हमारी बीवी हमें समझ पाई या नहीं समझ पाई, आज तक वही जाने, समझ होगी। हाँ लड़कियां बहुत ठंड होती है ना। नेक्स्ट लिख लो दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा, क्या फाड़ दिया तुमने? ये दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लिखा, यह 25,000, हम लिख दें कॉपी में तुम्हारी, यह 25,000 एवं उसके गुणांक पर जारी होता है। 25,000 एवं उसके गुणांक पर जारी होता है, मतलब ध्यान से समझना, जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो 25,000 और उसके गुणांक में, गुणांक मतलब 50, 75, सही। नंबर 3 समय अवधि, उसमें समय अवधि में 2 तीर मार दो, पहले में लिख दो न्यूनतम, नो सॉरी, समय अवधि में 3 तीर मारो, 91 डेज, 182 डेज एंड तीसरे में 364 डेज, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, सही है। बस रोक दो। अब मुझे सुन लो, बस 3 पॉइंट ही काफी थे इसमें, आप सुनो मुझे। देखो दोस्तों ट्रेजरी बिल क्या है सीखोगे, बहुत शिद्दत से सुनना। आरबीआई
देखो सुनो, मैंने आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑनलाइन थोड़ा फोकस करना, मैं ये पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब सरकार के पास, एवरीवन ऑन द बोर्ड, जब हमारी सरकार के पास ये हालत हो जाए, जब हमारी सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चे ज्यादा हो जाए टोटल रेवेन्यू, आय से। श्रीलंका समझ में आ रहा? ये दोस्तों श्रीलंका की तरह बिल्कुल अलग है। तो अगर हम बात करें कि जब हमारे देश में सरकार के कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब कुल व्यय, और टोटल राजस्व का मतलब, टीआर का मतलब कुल राजस्व, राजस्व मतलब आय। बताओ, बहुत कॉमन सेंस से इकोनॉमिक्स पढ़ो यार, कि जब हमारी सरकार है कि खर्चे क्या हो गए भाई, राजकोषीय नीति इन्हीं दो चीजों से संबंधित है, खर्चे और व्यय, राजस्व। बोलो यस। तो जब हमारी सरकार के खर्चे क्या हो जाए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बोलो जी यस। सरकार को देश चलाना है, चलाना है, तो पैसा कहां से लाएगी? लोन लेगी, लोन लेगी। सरकार के पास लोन लेने के दो तरीके, जिसके माध्यम से सरकार लोन लेती है उसी को बोलते हैं जी सेक। अब जी सेक दो तरीके के, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल और लॉन्ग टर्म एनएससी और केवीपी। अब मैं ट्रेजरी बिल पे था दोस्तों, और हाँ एक लाइन और लिख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्ट एज्ड, ऐसे लिखना है, हिंदी में चाहो देवनागरी में लिख लो, प्रतिभूति भी कहते हैं, एनएम गिल्ट एज्ड प्रतिभूति कहते हैं। क्यों, वो बातें बताऊंगा, अभी मूड नहीं है मेरा दोस्तों। अगर मैं बात करूं ट्रेजरी बिल को समझो फिलहाल आप, नहीं तो बेटा ऐसे छपा रह जाएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। सीख लो, पैसा भी कमा सकते हो तुम इससे। सोच लो पैसा कमा सकते हैं, अब तुम जब सरकार को लोन दोगे तो सरकार तुम्हें ब्याज देगी, तो पैसा कमा सकते हैं कि नहीं? सीख लो कैसे, अपन भी कमाता है दोस्तों। क्या होता है ट्रेजरी बिल? आरबीआई, अच्छा सुनो, सरकार की बैंक कौन सी है? आरबीआई है। तो जब सरकार तुम्हें लोन चाहिए, तुम अपनी बैंक एसबीआई, पीएनबी, कैनरा इन सब में जाते हो, सरकार को लोन चाहिए तो कहां जाएगी? तो एक पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सरकार के स्थान पर आरबीआई जारी करता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आरबीआई क्या करता है, ये काम का नहीं है, बस ऐसे सुन लेना, काम का तो है प्रैक्टिकली जब पैसा इन्वेस्ट करके कमाना हो, लेकिन वैसे सरकार की एक वेबसाइट है जिसका नाम है एनडीएस ओम, एनडीएस ओम। आरबीआई की एक वेबसाइट है रिटेल डायरेक्ट, रिटेल डायरेक्ट, या इसको पूरा नाम बोल दो एनडीएस ओम रिटेल डायरेक्ट। पहले एक वेबसाइट थी दैट इज ई कुबेर, ई कुबेर, आजकल एनडीएस ओम रिटेल डायरेक्ट नाम की एक वेबसाइट है, जहां पर आप जाकर टी बिल्स देख सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान की सभी बैंक्स, कौन, कोई भी कंपनी लाइक केजीएस, आप, मैं, कोई भी व्यक्ति ट्रेजरी बिल्स पर निवेश कर सकता है। जो ट्रेजरी बिल जारी होते हैं ये 25,000 और उसके गुणांक पे होते हैं। बोलो क्लियर है? क्या तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए? और दोस्तों तीन प्रकार के हैं, 91, 182 और 364 डेज। लास्ट स्टेटमेंट लिखो फिर समझाएंगे उसे। यह अंकित मूल्य से, यह अंकित मूल्य से डिस्काउंट पर जारी होता है, अंकित मूल्य से डिस्काउंट पर जारी होता है, लेकिन अंकित मूल्य पर वापस होता है, लेकिन अंकित मूल्य पर वापस होता है, अंकित मूल्य पर वापस होता है। इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा। पहले तो आप समझो अंकित मूल्य क्या होता है, उसके नीचे लिख सकते हो एरो डालकर, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे समझ में जाता है, फेस वैल्यू। अंकित मूल्य का मतलब है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। क्लियर? देखना सारे लोग बोर्ड की ओर, ये एक ट्रेजरी बिल है, क्या है? इसमें लिखा है ₹50,000, एवरीवन क्या लिखा है? और ये 91 डेज के लिए है, समझ गए? अब जब आरबीआई इसको जारी करेगी, छोड़ो इसे, दूसरा मेथड समझो। पैसे निवेश दो तरीके से होते हैं, ध्यान सुनना। आप गए किसी के पास, या आपको लोन लेना है तो दो तरीके से लिया दिया जा सकता है। पहला तरीका आप जानते हैं, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, आपके पास कोई दोस्त आया, कहा भाई 1 लाख रुपए उधार दे, आपने कहा भाई साहब 5% ब्याज लेंगे। पहला तरीका तो यही है, आप उसे 1 लाख देंगे, टाइम पीरियड के बाद वो 1 लाख 5% ब्याज आपको दे देगा, ये तो आप जानते हैं। दूसरा मुझसे सीख लो, एक तो होता है इंटरेस्ट पर, लोन लेना देना किस पर, दूसरा होता है डिस्काउंट पर। दूसरा क्या होता है, आओ सीखो। डिस्काउंट पर मतलब है कि आपका दोस्त लोन लेने आया, हाँ, आपने दोस्तों 2 लाख रुपए का लोन दिया, लाई दीपक जी, आपने 2 लाख रुपए का लोन दिया, इसको आपने 2 लाख रुपए का लोन दिया, है ना, थैंक यू दीपक जी, आपने 2 लाख का लोन दिया। अब आप क्या करोगे, उसे 2 लाख का लोन चाहिए था, आपने बस 1,80,000 दिया उसको, कितना दिया, और टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो आपको 2 लाख दे देगा। नहीं आया क्या समझ में? तो पढ़ो उस लाइन को क्या लिखा, यह अंकित मूल्य से, लुक एट दिस, 50,000 का ट्रेजरी बिल है, रुको 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 रुको, 50,000 का ट्रेजरी बिल है, आपने आरबीआई को दिया, नहीं आरबीआई ने आपको दिया, और आरबीआई ने कहा आपसे 45,000 मुझे दे दो, कितने दे दो? सुनना, आरबीआई ने आपको 50,000 का ट्रेजरी बिल दिया, आपने आरबीआई को सिर्फ 45,000 दिए। इसका मतलब है अंकित मूल्य से डिस्काउंट पर जारी हो गया, और जब 91 डेज पूरे हो गए तो आपने आरबीआई को ये दिया और आरबीआई ने आपको 50,000 दिए, तो अंकित मूल्य पर जारी होता है, और डिस्काउंट अंकित मूल्य से डिस्काउंट पर जारी होता है, और अंकित मूल्य पर वापस। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो दूसरा लोन देने लेने का तरीका ये भी हो सकता है। पहला तरीका तो आप जानते हो ब्याज पर, और दूसरा मैं बोलता हूं डिस्काउंट पर। क्या बोलता हूं? डिस्काउंट पर। तो दोस्तों ये जो ट्रेजरी बिल है इसका यही सिनेरियो है कि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और मान लो 2 लाख का ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट कहेगी 1,70,000 में खरीदो, अपन 1,70,000 देंगे, पहला स्टेटमेंट अंकित मूल्य से डिस्काउंट पर जारी होता है, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपको पूरा 2 लाख मिल जाएगा, तो अंकित मूल्य पर वापस होता है। क्या ट्रेजरी बिल क्या है, आइडिया लग गया, पक्का लग गया? और दोस्तों ट्रेजरी बिल आप टाइम पीरियड देखो क्या क्या है, जल्दी देखो। तो क्या 1 साल से ज्यादा के लिए है, 1 साल से कम, देखो 1 वर्ष से कम ट्रेजरी बिल, पूरा निपट गया ये माहौल। क्लियर? आ जाओ यहाँ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। तो जब मेरी सरकार को दोस्तों राजकोषीय नीति के साथ साथ थोड़ा और जीवंत तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़िए, कि जब मेरी सरकार को खर्चे ज्यादा आमदनी कम, तो पूरा करने के लिए सरकार लेगी क्या, लोन, बोलो लेगी। तो जब मेरी सरकार शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेगी तो क्या कहेंगे, टी बिल्स, सॉर्टेड। और जब मेरी सरकार लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेगी तो मेरे पास है एनएससी और केवीपी। तो आइए दोस्तों चलते हैं एनएससी और केवीपी के सफर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लघु बचत योजनाएं कुछ लॉन्च की है भारत में, रजिस्टर के पीछे लिख लो लघु बचत योजनाएं, आज घर पे जाकर आपको पढ़नी है, और इन पर आप लोग सेल्फ नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो मैं क्लास में बता दूंगा, अभी आप चिंता नहीं करें। फिलहाल बस याद रखें लघु बचत योजनाएं, इंग्लिश में बोलें तो दोस्तों स्मॉल सेविंग स्कीम्स, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इंग्लिश में बोले तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स। लघु बचत योजनाएं
जब अपने गूगल पे डालोगे तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स लिखोगे तो सामने जाएगा। फिलहाल सुनना है मुझे, हमारे हिंदुस्तान में लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत पहला पॉइंट नंबर 1, ये जो लघु बचत योजनाएं हैं ये पोस्ट ऑफिस में है। कहां है? और अच्छा सेंटेंस बोल दूं क्या? प्रारंभिक रूप से ये पोस्ट ऑफिस में थी, लेकिन वर्तमान में ये बैंकों में भी है। और अच्छा सेंटेंस हो गया, मतलब शुरुआत में ये कहां थी? हमेशा से, लेकिन आजकल बैंक्स में भी है। क्लियर? इनके अंदर आता क्या है वो सुन लो। एनएससी, केवीपी, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, ये सारे के सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स भारत के। क्यों बनाई गई? जिनके माध्यम से लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, गरीब लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा सेव कर लें, इसलिए नाम है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो एनएससी, केवीपी, एमआईएस, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोस्तों लाइक सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, ये सब स्मॉल सेविंग स्कीम्स का हिस्सा है, जिनमें से मैं अपनी क्लास में सिर्फ 2 ही पढ़ा रहा हूं, एनएससी और केवीपी। बाकी की आप पढ़ेंगे, क्योंकि ठेका थोड़ा लिया सब कुछ पढ़ाने का, कुछ तुम भी तो पढ़ोगे। बोलो ये नॉट, आत्मनिर्भर भी तो बनना है, नहीं बनना है क्या? तो एनएससी और केवीपी मुझसे सुन लो, इसी तर्ज पे आप पूरा तैयार कर लेंगे और नोट्स बना बना के पढ़ेंगे। बोलो चलेगा क्या? एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, पॉइंट नंबर 1। अबे लिखना नहीं है, सुनना है, एकदम भगवान की तरह लग गए। सीखो कॉन्सेप्ट, लिखा हुआ तो सब पढ़िए। ये स्मॉल सेविंग स्कीम प्रोग्राम लिखा लिखा मिल जाएगा। नंबर 1, इट इज अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिसेस बट नाउअडेज इज आल्सो अवेलेबल इन द बैंक्स। यह मुख्यतः पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होता है, लेकिन आजकल बैंक में भी होता है। नंबर 2, आप जस्ट क्लास खत्म होने के बाद पोस्ट ऑफिस जाइएगा या कल जाइएगा और पोस्ट ऑफिस में कहिएगा सर मुझे अपना पैसा एनएससी में जमा करना है, तो सरकार आपसे पूछेगी पोस्ट ऑफिस वाला कितना। इस पॉइंट को गौर से सुनना दोस्तों। आप चाहो 2000, 4000, 5000, 10000, 50000, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एनएससी में 1000 रुपए का है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बराबर नो लिमिट। सॉर्टेड है? सॉर्टेड है दोस्तों। मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम? नंबर 3, मान लो आपने कहा 1 लाख, आपने 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस को दे दिया। अब वो आपको पेपर देंगे, बस इसी पेपर को गौर से पढ़ लो, इसी में लिखा है एनएससी के बारे में। ऊपर लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हो गया। नीचे लिखा होगा आपका नाम, हो गया। तीसरा लिखा होगा निवेश राशि 1 लाख, हो गया। चौथा ध्यान से सुनना, टाइम पीरियड बोले तो मैच्योरिटी लिखा होगा बराबर 5 वर्ष। तो एनएससी में कितने वर्ष के लिए पैसा जमा होता है? 5 साल, सही है। नंबर नेक्स्ट, लॉक इन पीरियड लिखा होगा 5 वर्ष, अर्थात दिमाग में लोड कर लो अपने कि एनएससी 5 वर्ष का मैच्योरिटी है और 5 वर्ष का लॉक इन है। लॉक इन ताला बंद, अर्थात आप 5 साल से पहले इससे पैसा निकाल नहीं सकते हो। पथरा लो, पोस्ट ऑफिस के सामने खड़े हो और खोपड़े में मारो और चिल्लाओ कि हमारा पैसा दे दो, और दोस्तों तब भी नहीं देगी। अगर पथरा मारते मारते जोर से लग गया और तुम टें बोल गए तब भी तुम्हें नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं, फिर नॉमिनी को ही मिलेगा दोस्तों, तब भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मतलब 5 साल के ही लॉक इन है, 5 साल की मैच्योरिटी है, समझ गए? आगे सुनो, इंटरेस्ट रेट लिखा होगा 7.7%। 7 बोलो क्लियर है? ये 7.5% जो भी है दोस्तों। अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड एनएससी। अब सारे लोग मुझे जल्दी से बताएंगे क्या सरकार ने आप लोगों से एनएससी के माध्यम से 1 लाख रुपए 5 साल के लिए 7.5% के ब्याज दर पर उधार लिया है, नहीं लिया? क्या सरकार लोगों से उधार लेती है, नहीं लेती है? दैट्स कॉल्ड दोस्तों, रुक जाओ, ये तो मैं लिखना ही भूल गया। शॉर्ट टर्म के लिए 1 वर्ष के लिए इन्हें बोलते हैं जीसेक, एग्जांपल ये। और लॉन्ग टर्म के लिए जब 1 साल से ज्यादा के लिए जारी हो तो इन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहां पे लिख लो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ये बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकार के बॉन्ड। क्या बात समझे? एडिट कर लूंगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिख लो, 1 ईयर से ज्यादा के लिए सरकार के बॉन्ड। तो सरकार के बॉन्ड का एग्जांपल हो गया एनएससी। क्या दोस्तों समझ गए आप? और दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड्स को एक नाम से और जानते हैं, पेपर में आ जाए टिक मार देना, डेटेड सिक्योरिटी। डेटेड सिक्योरिटी, दिनांकित प्रतिभूति, दिनांकित प्रतिभूति, डेटेड सिक्योरिटी। क्या बात समझ गए? सो दिस इज कॉल्ड एनएससी। फिर से बताएंगे एनएससी, फिर से बताएंगे, फिर से बताएंगे। हाँ तो दोस्तों फिर से बताएंगे। चलो, केवीपी, किसान विकास पत्र, ऑनलाइन सही चल रहा है? किसान विकास पत्र जरा ध्यान समझना दोस्तों। अगर किसान विकास पत्र की बात करें, केवीपी पॉइंट नंबर 1, ये भी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है, कोई समस्या? बैंक में भी है, कोई समस्या? पॉइंट नंबर 2, आपने तमाम बार अपने घर परिवारों के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को या कहीं ना कहीं आपने रिश्तेदारों में या कहीं भी आपने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराएं और कुछ सालों बाद पैसा डबल हो जाता है। किसने सुना है? कराए हैं, उसी को तो केवीपी बोलते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, वित्तीय रूप से लोग कितने निरक्षर हैं हमारे देश में कि कराए भी हैं लेकिन पता नहीं है क्या। दोस्तों ये इनकी गलती नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान के 90% से ज्यादा लोगों की गलती है ये दोस्तों। हमारे हिंदुस्तान में लोग वित्तीय रूप से साक्षर नहीं है, वित्तीय रूप से साक्षर नहीं, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियली लिटरेट बोले, और अच्छा फाइनेंशियली अवेयर। दोस्तों अब तो हम अर्थशास्त्री हैं, इसलिए हम दोस्तों कैसे हमने अर्थशास्त्र का उपयोग किया अपने जीवन में और गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। दोस्तों हम बहुत अच्छे जानते हैं कि मैं अपने 1 रुपयों को 50 रुपए में कैसे कन्वर्ट करूं। तो माय प्राइमरी बिजनेस इज केजीएस, यहां से मेरे पास पैसा आता है क्योंकि टीचिंग मेरा प्राइमरी बिजनेस है। लेकिन अपार्ट ऑफ दैट बस इतना जान लो, जितना ये पैसा देते हैं उससे 7-8 गुना मैं दोस्तों और स्रोतों से पैसा कमाता हूं हर महीने। बोलो जी यस, क्योंकि बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी और जब मैंने पढ़ी तो दोस्तों मैंने तबाही मचा दी। उन्होंने कहा कि अगर आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरोगे तो इसमें तुम्हारी गलती है। दोस्तों याद रखना, मैंने कहा कौन, क्या बात समझ में आएगी नहीं? तो मैंने कहा कि दोस्तों न तो मैं गरीब मरूंगा और ना आगे अपने 10 पुस्तों को गरीब मरने दूंगा। बोलो जी सुन। और दोस्तों इतना पैसा जमा कर लिया, इतना अकाउंट में, विद्या माता की कसम क्या ही बताएं तुम लोगों को, इतना पैसा जमा कर लिया, इतना जमा कर लिया, बस इतनी आइडिया ले लो कि दोस्तों आज ही मैं काम करना बंद कर दूं तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे बिल्कुल ऐशो आराम से जिंदगी जिएंगे। दोस्तों अभी तो मेरी उम्र भी बहुत कम है, अभी तो मैं 37 का हुआ, अभी मैं लगभग 90 ईयर्स तक तो जीऊंगा। दोस्तों इतना
नहीं, मिनिमम 90 तो मुझे जीना ही है दोस्तों। कमाल दोस्तों, तुम्हें क्या पता, इसी को बोलते हैं इच्छा शक्ति, विल पावर। अगर तुमको 90 तक जीना है और जीऊंगा तो कायनात की कोई शक्ति मुझे 89 पर भी ऊपर नहीं उठा सकती है। कमाल दोस्तों, तुम्हें क्या ही पता विल पावर क्या होती दोस्तों। अगर तुमने एक बार ठान लिया कि दरोगा बनना है तो कायनात की कोई शक्ति तुम्हें बिना दरोगा बने रोक भी नहीं सकती। कमाल दोस्तों, बशर्ते आप उस संदर्भ में काम भी करें। तो अब मैं कहूं दोस्तों कि मैंने 90 ईयर्स जीना है और मैं आज ही उल्टा सीधा खाऊं, कुछ भी ना करूं। कमाल दोस्तों, भाई 90 ईयर्स जीना है तो उसके लिए हमें अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान रखना होगा। कमाल दोस्तों, अच्छा खाना होगा, अच्छा पीना होगा, अच्छा सोचना होगा, सबसे बड़ी बात अच्छे काम करने होंगे दूसरों के साथ। कमाल दोस्तों, खैर ये तो सब वही ऐसी बातें फालतू की, ये सुना दोस्तों। अब केवीबी पे कहां से कहां भटक गया मैं। केवीबी पे किसान विकास पत्र, तो आपने सुना होगा कि दोस्तों कैसे पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करो कुछ सालों बाद दुगना हो जाता है, सुना है? बस उसी को बोलते हैं केवीपी, किसान विकास पत्र। आइए इसके बारे में ज्ञान देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में किसान विकास पत्र 1988 में शुरू हुआ था। उस समय पैसा डबल होता था 5.5 साल में। वर्तमान में किसान विकास पत्र जो है वो पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है, लेकिन बैंकों में भी होता है। इसमें मिनिमम 1000 रुपए जमा होता है और मैक्सिमम नो लिमिट। कोई समस्या ना दोस्तों। किसान विकास पत्र जो है उसमें अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग सोच रहे हो गुरुजी दाएं बाएं की बातें छोड़ो, सीधा ये बताओ पैसा दुगना कितने समय में हो रहा है। यही सोच रहे हैं दोस्तों। समझो गुरुजी सब थोड़ा मेन बात तो बता ही रहे कि पैसा डबल का हो रहा है। बोलो जी दोस्तों, अगर हम बात करें किसान विकास पत्र, देखो मैं आप लोगों को पहले डायरेक्टली दिखाता हूं अगर मुझे कहीं मिलता। हां, एक बात और बता दूं, जितनी भी लघु बचत योजनाएं जो मैंने वहां लिखी थी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपको बताई हैं, एनएससी, केवीपी, एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इनकम स्कीम, ये सब मैंने बताया। इन सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 3 महीने में चेंज होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। दोस्तों हर क्वार्टर के शुरुआत में हर 3 महीने में क्या होते हैं, चेंज। बोलो क्लियर? तो अगर मैं बात करूं तो मैं डायरेक्टली इससे पूछता हूं कि करंट एनएससी, एनएस और केवीपी इंटरेस्ट रेट। दोस्तों अगर मैं मान लो आज आपको बता भी देता हूं तो मैंने क्या ही तीर मान लिया, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा हो सकता है 3 महीने बाद चेंज हो जाए। तो आपको कहां से पढ़ना है, आपको वो स्रोत पता चल जाए तो फिर आप मुझे भी रिप्लेस कर देंगे। देखो अभी मैंने एनएससी पर 7.7% बोला था, बोला था, और केवीपी पर और देखो यहाँ पे लिखा भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 के क्वार्टर के लिए। बोलो जी सर। दोस्तों अगर हम बात करें तो किसान विकास पत्र पर वर्तमान में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, और अगर इस हिसाब से आप पैसा जमा कराओगे किसान विकास पत्र में 2 लाख रुपए तो आपका पैसा डबल होगा 115 महीने में 9 साल 7 महीने में। दोस्तों वर्तमान समय में पैसा डबल हो रहा है 115 महीने में 9 साल 7 महीने। जल्दी से मुझे बताइए, आपने किसान विकास पत्र के लिए सरकार को 2 लाख रुपए दिए, सरकार ने आपसे 7.5% के रेट पे 9 साल 7 महीने के लिए पैसा क्या ले लिया, उधार। जल्दी बोलो लिया कि नहीं? सरकार ने कहा 2 लाख दो 4 लाख लो तो सरकार ने कहा उधार लिया कि नहीं? दैट्स द वे। जब सरकार के पास खर्चे ज्यादा हो जाएं और राजस्व कम हो तो सरकार शॉर्ट टर्म जीसेक ट्रेजरी बिल से पैसा लेता है, लॉन्ग टर्म जीसेक गवर्नमेंट एनएससी और केवीपी से गवर्नमेंट बॉन्ड्स से पैसा लेता है। बोलो सॉर्टेड? सो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल राइट। लास्ट पॉइंट हमारा लगता है कि इन्हें गिल्ट एज्ड क्यों कहते हैं, तो बस इतना समझ लेना। गिल्ट एज्ड का मतलब होता है दोस्तों, बस यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, हाईली सेफ एंड लिक्विड। हिंदी में अत्यधिक सुरक्षित एवं तरल। पॉइंट दोनों समझो। अगर आपने अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया, शॉर्ट टर्म के लिए टी बिल, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्या आपका पैसा कभी मारा जाएगा? क्या आपका कभी पैसा मारा जाएगा? हाईली सेफ। पॉइंट समझ में आ गया? और दोस्तों अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड, आप किसी को भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचते हो क्या सामने वाला लपक के खरीद लेगा? क्यों? सरकार ने जारी किया, पैसा मारा नहीं जाएगा। इसका मतलब तुरंत की तुरंत लिक्विड। लिक्विड का मतलब तुरंत कन्वर्ट हो जाए किसमें? कैश में। इसे बोलते हैं तरल। याद रखना इकोनॉमिक्स में। तो द मीनिंग ऑफ लिक्विड, तरल का मतलब जो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाए? कैश। क्या कोई सी लिक्विड है? कोई खरीदेगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या गोल्ड लिक्विड है? भाई अगर आप समझ गए, बोलो जी सर। दोस्तों जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षित होते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड गिल्ट एज्ड प्रतिभूति। बोलो समझ में आया? एक एग्जाम में दोस्तों सवाल आया और आपने अपने पीवाईक्यूज में देखा होगा शायद कभी कि गिल्ट एज्ड प्रतिभूति किससे संबंधित होते हैं, तो लिखा होगा सरकारी प्रतिभूतियां। बोलो जी यस ना? क्या? ठीक है दोस्तों। क्या वो देखो, क्या हमारी फिस्कल पॉलिसी पूरी क्लियर हो गई? ऑनलाइन सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे जल्दी से, आप भी जल्दी से बताइए, क्या फिस्कल पॉलिसी पूरी क्लियर हो गई? फिर से निकालो फिस्कल पॉलिसी को और देखो उसमें लिखा होगा फिस्कल पॉलिसी 2 चीजों से संबंधित होती है, सरकार के आय और सरकार के व्यय। सरकार के व्ययों को देख लिया, आयों को देख लिया। बोलो देख लिया? चलो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर इस नेक्स्ट पन्ने पे आप लिखेंगे कि आखिर इस राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी से हमारे हिंदुस्तान में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति, अब डिफ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा। पहले मुझे बहुत बेसिक चीज बताएंगे सारे स्टूडेंट्स कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मनी सप्लाई को, और अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए बहुत बढ़िया बोलो ऐसा ही कुछ है भाई। इन्फ्लेशन का मतलब है जब मनी सप्लाई क्या हो, ज्यादा हो। बोलो ऐसे। और सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से मनी सप्लाई को स्क्वीज, ध्यान सुनना, मैं गवर्नमेंट हूं, मुझे देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन के समय मनी सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा। दोस्तों ऐसे कहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए स्क्वीजिंग द मनी सप्लाई फ्रॉम द इकोनॉमी, मतलब अर्थशास्त्र से हम, अर्थव्यवस्था से हम मनी सप्लाई को सक कर लेते हैं। बोलो जी दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई कम करना। बोलो सही। जैसे मैं आपके अंदर एक इंजेक्शन ठोकूं खाली, कहां वो तुम सोचो, और दोस्तों उसे मैं पीछे वाला हिस्सा तान दूं, कुछ दिखाई दे रहा क्या? लाल लाल। दिस इज कॉल्ड मनी इन्फ्लेशन के समय सरकार ऐसा कुछ करेगी। बोलो समझ गए? और दोस्तों डिफ्लेशन, जब मनी सप्लाई देश में क्या है, कम, तो भरा भरा इंजेक्शन लेके अब ठोकूंगा, कहां वो तुम जानो, और पीछे वाला मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। बोलो समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिंग द मनी सप्लाई। दोस्तों यहां पर हम मनी सप्लाई को अर्थव्यवस्था से स्क्वीज करते हैं और यहां पर मनी सप्लाई को इंजेक्ट करते हैं। बोलो यस ना? इज इट ऑल राइट? दोस्तों आगे देखना, मैं पूरी की पूरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करूंगा और सारे लोग बहुत ही इत्मीनान से समझते जाएंगे। नंबर 1, मैंने सारे सरकार के व्यय एक साथ लिख दिए, सारे सरकार के व्यय। अब मुझे चाहिए कि मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे जवाब दें, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होगा कि दोस्तों व्यय आपके सामने कॉपी में लिखे हैं, आप देख सकते हैं। सार्वजनिक या लोक निर्माण, लोक कल्याण, सब्सिडीज, डिफेंस, बोलो जी लिखा है। आप मुझे बस इतना बताएं कि सरकार को, और नहीं बता पाए तो अपने मुंह में चांटा मारे 4 कम से कम दोस्तों, तभी तुम्हारा कुछ होगा, वरना नहीं होगा। अभी ना मारे, अकेले मानना दोस्तों घर पे। दोस्तों इन्फ्लेशन चल रहा है, सरकार को चाहिए कि देश से मनी सप्लाई खींच लें। ऐसे समय पे सरकार अपने खर्चों को कहां कहां कॉपी में लिखे हैं, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, डिफेंस, ऐसी चीजों पे सरकार खर्चा ज्यादा करेगी या कम करेगी?
जो गलत जवाब देगा वही थप्पड़ मारेगा बाद में जाकर, क्योंकि दोस्तों अगर आप इतना सा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो यार आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, आप समझ गए, बोलो वैसे। क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ ज्ञान से नहीं निकाला जाता है, कॉमन सेंस से भी निकाला जाता है। आप कभी कभी देखोगे आपके पेपर में 2-3 सवाल तो मिलते जुलते ही मिल जाते हैं ये दोस्तों, जो एक दूसरे से ही हो जाते हैं, एक तो ऑप्शन दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर तीसरे का सवाल, ऐसा होता है। कॉमन सेंस है दोस्तों, कॉमन सेंस, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब आप पेपर में जाते हो 100 क्वेश्चन आते हैं क्या दोस्तों, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए कि जब वो पेपर के बाहर निकले तो 100 के 100 क्वेश्चन उनके दिमाग में छपे हों बिना पेपर देखे। कम ऑन एज ऑन, इतना काम करना है दोस्तों आपको अपने ऊपर। और उन 100 में से सोचो कितनी बड़ी बात है यार कि सिर्फ 100 ही क्वेश्चन तो है, मतलब देखो आपका जीवन का निर्णय सिर्फ 100 क्वेश्चन पर टिका है, और वो भी सोचो कितनी बुरी बात है। क्या आपके तुम्हारे माता पिता को ये बात बता दी है तो कल से डंडा लेके सफाई करने लगे, और वो ये कि सोचो सवाल भी लिखा है और जवाब भी लिखा है, और तब भी तुम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब तुमने तो एक नंबर से डैश कर दिया दोस्तों। क्या ही बताएं, नहीं समझ में आई तुम्हें हमारी बात। सोचने का नजरिया है ना, सोचने का नजरिया दोस्तों, सोचने का नजरिया जिनका अलग होता है भाई, तो आसमान में जाने की सोचते हैं भाई साहब, हैं लोग यहाँ से चंद्रमा वंद्रमा में जा रहे हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तुम दोस्तों यही नहीं सोच पा रहे जो मैंने कहा कि सोचो सवाल भी लिखा है और बसंते आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है तो आप सवाल का जवाब दे पाओगे। हाँ चलो सिविल सर्विसेज की बात होती है, आईएएस वाईएएस का एग्जाम होता है जिसमें सवाल टेढ़ा टेढ़ा करके पूछते हैं, जवाब भी टेढ़े बकोले होते हैं, दिमाग लगाना। तुम्हारे स्टैंडर्ड में दोस्तों सवाल क्या है, एक एक लाइन में सवाल होते हैं, एक एक लाइन में जवाब होते हैं। जल्दी बोलो हाँ भाई, सिविल सर्विसेज बात करो, वहां कहते हैं ओनली ए बी एंड सी एंड डी। अरे बोलो तो सोचो आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड तो बिल्कुल जमीन के अंदर घुसा हुआ है ना यार। मुझे लग रहा जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा शत्रु तुमसे कमजोर है, जब तक तुम उसे हरा भी नहीं पाओगे। बोलो जी यस। अर्थात हमारे 90% स्टूडेंट तो एग्जाम से डरते हैं, तो जब तक तुम्हारा एग्जाम के प्रति डर खत्म नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात मान के चलो, तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका पेपर सच में बहुत सरल है। आपने बसरते एक बार पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ ली तो आप समझ जाओगे दोस्तों। सवाल भी है, जवाब भी है, टिकी तो मानना है, थोड़ी ना यूपीएससी मेंस की तरह लिखना है, लिखना है वो टफ होता। मुझे लग रहा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। बोलो जी यस। करना क्या है, सिलेबस कंप्लीट। दोस्तों माँ बाप इतना रुपए खर्च कर रहे हैं यार, इतना तो कर ही लो कम से कम, सिलेबस भी नहीं कर पा रहे, फिर यहाँ करी क्या रहे। फिर माँ बाप को बोल दो पापा हमसे नहीं हो रहा, हम भी आ रहे तुम्हारे काम में हाथ बटाएंगे, तो कम से कम उन्हें भी अच्छा लगेगा कि देखो कितना अच्छा औलाद है। ईमानदारी से बता दिया, कहेंगे आ जाओ बेटा। बाप हमेशा हृदय उदार रहता है बाप का। बोलो जी यस। तुम सफल होकर जाओगे तब भी स्वागत है, असफल होकर जाओगे तब भी स्वागत है। बोलो यस, क्योंकि बाप बाप है दोस्तों। बोलो जी सही है। इसलिए आप अपने साथ बेईमानी करो लेकिन बाप के साथ कभी बेईमानी मत करो। कौन सही है कि नहीं। तो यहाँ देखो दोस्तों, मैं तो मेरा यही विचार है दोस्तों, मैं तो अपने पापा को एकदम खुश कर रखा है, एकदम गोल्डन हार्टेड मैन। कौन सही है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जीवन में, जिसका बाप खुश है उसका मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। कौन सही है कि नहीं। तो ये देखो दोस्तों, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, पक्का आ गई। नहीं आई तो दूध में डाल के बॉर्नवीटा पियो दोस्तों। नहीं आई तो बोलो जी यस। अब आ जाओ दूसरे हिस्से में। हमने सरकार के खर्चों की बात बहुत बढ़िया कर ली, बोलो जी यस। नंबर 2 दोस्तों, आज देखो जिन्हें समझ में नहीं आया उन्हें मैं समझा दूं कि अगर मान लो इन्फ्लेशन के दौरान देश में पैसा बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, मान लो मैं सरकार हूं, ऐसे में मैं अपने अकाउंट से पैसा उठाऊं और रोड्स बनवा दूं, फिर और उठाऊं स्कॉलरशिप दे दूं, फिर और उठाऊं दोस्तों सब्सिडी दे दूं, तो बताओ मनी सप्लाई तो और बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अपन को तो देश की मनी सप्लाई कम करनी है, तो बताओ सरकार अपने खर्चों को कम करेगी। सबको आ गया। आ जाओ गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में, सबसे पहला लिखा है टैक्सेस, कर। बोलो लिखा है, एक एक करके करेंगे हम लोग कर। अब दिमाग लगाओ, जो नहीं लगा पाए उसका बॉर्नवीटा से कुछ नहीं होगा दोस्तों, जो ये ना बता पाए फिर उसको योगा करना पड़ेगा, फिर उसका योगा से ही होगा। बोलो जी यस है। तो दोस्तों अपने आप बताना टैक्स का क्या होगा। एवरीवन, इन्फ्लेशन के दौरान टैक्स क्या होता है, बढ़ेगा। बोलो जी यस। चलो मोहतरमा तुम खड़ी हो जाओ जल्दी से। हाँ नहीं वो खड़ी हो रही है जिससे बात चल रही है हमारी, हो जाओ बताओ क्या होगा टैक्स का। देखो ऐसे ऐसे मोड़ी मोड़ा है तुम्हारी क्लास में दोस्तों, अभी पूरी क्लास बोल रही थी उसने सुना भी नहीं, मतलब इसको कहते हैं पता नहीं जवानी का जोश कहाँ बह रहा है दोस्तों। है बैठ जाओ भैया, क्या ही करें। मतलब सोचो पूरी क्लास ने चिल्ला चिल्ला के बोला और कम से कम 3 बार बोला, उसने दोस्तों सुनने का भी प्रयास नहीं किया। कह रही ऐसी तैसी करो, तुम्हारे जैसे बहुत आए, हमें कोई नहीं पढ़ा पाया आज तक दोस्तों। बोलो जी सही है कि नहीं। तो भाई टीचर को सब पता रहता है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी शकल देख के बता देंगे कि किस साल तुम्हारा सिलेक्शन होगा या जीवन में कभी नहीं होगा दोस्तों, लेकिन बताएंगे किसी को नहीं, राइट। तो बताएंगे किसी को नहीं। बोलो जी यस। बहुत अनुभव है ना दोस्तों पढ़ाने का, बहुत अनुभव है, मतलब तुम्हारी शकल देख के बता सकते हैं कि तुम्हारे दिमाग के किस पोर्शन में ये हमारा कॉन्सेप्ट जम गया जाकर, किसने मुझसे सुना किसने मुझसे नहीं सुना, सब पता रहता। बोलो जी यस। तो देखो उसकी हालत देखो दोस्तों, है मुस्कुरा रही है दोस्तों अपने ऊपर। बताओ क्या करेगी ये लड़की। अरे फिर से एक बार दोस्तों देखते हैं वो सुनेगी कि नहीं है। तो दोस्तों मतलब टैक्स कम करेंगे ज्यादा, चलो खड़ी जाओ तो जाओ दोस्तों खड़ी जल्दी। अब बताओ टैक्स कम होगा ज्यादा। हाँ चलिए अब सवाल उस पर बैठ जाओ दोस्तों, टैक्स क्या करेंगे ज्यादा। लेकिन दोस्तों समस्या इस बात की है कि जब मौली को वैसे यही पता कि टैक्स ज्यादा करेंगे, ये पता क्यों करेंगे ये नहीं पता क्यों करेंगे भाई, मैंने कह दिया ज्यादा। बोलो जी यस। बताओ दोस्तों आप लोग बताओ टैक्स कम करेंगे ज्यादा। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि लगता है ऑफलाइन में पढ़ना पड़ेगा तब आनंद आएगा दोस्तों बताओ ये टैक्स ज्यादा करेंगे तो क्यों करेंगे, कौन समझाएगा। अब भाई आपको सही नहीं, मैं गवर्नमेंट हूं, ध्यान से सुनो, मैं गवर्नमेंट हूं, आप पब्लिक हैं, आपकी जेब में पैसा क्या है बहुत ज्यादा है, मुझे तुम्हारा पैसा मनी सप्लाई कम करनी, अभी तो बताया था इंजेक्शन ठोक के खींचूंगा। बोलो ये दोस्तों अब मैंने तुम्हारे ऊपर टैक्सेस ठोक दिए, अब दोस्तों आप मुझे दोगे क्या पैसा, तुम्हारी जेब में पैसा क्या बचेगा, कम, मनी सप्लाई कम हो गई। दोस्तों यही तो सवाल पेपर में आते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से क्या निर्णय लेगी, लिखा हुआ टैक्स कम टैक्स ज्यादा फलाना दिमाग, आंसर तुम्हारे पास होगा। बोलो यस। चलो नंबर 2 वहां देखो, ये थोड़ा टेक्निकल है, अभी कॉपी में लिखा राजस्व में नंबर 2 विनिवेश, नंबर 2 पे लिखा होगा। बोलो लिखा है विनिवेश, जल्दी से मुझे पहले बता दो विनिवेश कौन होता है, स्मॉल से कौन बताएगा विनिवेश क्या है। देखो क्या कर रही है मैन्युफैक्चर, विनिवेश क्या होता, जब सरकार अपनी कंपनी के कुछ परसेंट शेयर्स प्राइवेट कंपनीज को बेच देते हैं, दैट इज कॉल्ड विनिवेश। जल्दी से बताएंगे सरकार मुद्रास्फीति के समय विनिवेश कम करेगी या ज्यादा, कम या ज्यादा। फिर क्या ही पढ़ा यार तुम लोग को, सबको जाता ही है यार। तो सरकार विनिवेश क्या करेगी ज्यादा, जैसे समझ नहीं आया उसे मैं समझा देता हूं, हो सकता है 2-4% हो, ध्यान सुनो। सरकार अपने कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा जब बेचेगी, ज्यादा कहा ना आपने, जब सरकार ज्यादा से ज्यादा बेचेगी तो दोस्तों देश का पैसा स्क्वीज होके कहां जाएगा, सरकार के पास, मनी सप्लाई कम। बोलो जी यस। दोस्तों नंबर 3 कि सरकार लोक ऋण, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक बोरोइंग, लोगों से लोन, सरकार इन्फ्लेशन के दौरान कम लेंगे या ज्यादा, सरकार लोक ऋण कम लेंगे या ज्यादा, क्या लेंगे कम या ज्यादा, तो सरकार लोक ऋण लेंगे ज्यादा। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये तो कोई भी मास्टर तुम्हें पढ़ा दे कि एनएससी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7 है, छोड़ दो इन सबको, बहुत इंटरेस्टिंग ज्ञान सुनो, मतलब इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल ज्ञान, ये तो कोई भी मास्टर पढ़ा दे
कि एनएससी पे इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7 है, किसान विकास पत्र पे 7.5 है, एंड डबल हो रहा है पैसा केबीबी पर 9 साल 7 महीने 115 महीने। ये तो कोई भी पढ़ा दे, किताब में लिखा है या ऑनलाइन लिखा है, आपको दिख गया। लेकिन अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा या फिर आना चाहिए, और वो ये कि सर थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। या आपका दिमाग कह रहा होगा कि सर अभी 115 महीने में पैसा डबल होता है, किस कंडीशन में पैसा 100 महीने में डबल होगा कम टाइम पे, या किस कंडीशन में पैसा 115 से 130 महीने हो जाएगा? अंदर की बात बोलो यस। या दूसरा पॉइंट कि आज किसान विकास पत्र 7.5% पे है, तो सर कब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा और कब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2 या 7% होगा? इसे कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स दोस्तों, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। जब आपको ये सब चीजें आ गई तो समझना आपको इकोनॉमिक्स का कोर पार्ट समझ में आने लग रहा है। बोलो सही है कि नहीं? और मेरे स्टूडेंट यहां तक आते आते बस जितना मैं ये बोलता हूं इसी से अपने आप समझ जाते हैं कि कब 115 से 120 होगा या 110 होगा या 7.5 से 7.8 या 7.2 होगा। मेरे बिना बताए कितने समझ गए हाथ ऊपर करो दोस्तों। ये देखिए, ये ऐसे लोग हैं जिनको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनका बुद्धि और विवेक बिल्कुल 100% क्लास में उपस्थित है। जिनने नहीं हाथ खड़े करे इसका मतलब उन्हें सोचने पे दिमाग पे प्रेशर ही नहीं डाला। आपके सामने आंसर लिखा है, आप प्रेशर तो डालो। एक बार पूछो तो अपने दिमाग से, क्या भाई साहब आपको आता है या नहीं? कि फिर से मेरा सवाल है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कब बढ़ेगा और कब घटेगा? आपका जवाब सब लिखा है, आप पूछ तो देखो अपने दिमाग से, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करो दोस्तों एक बार, तो आपका खरबला के जवाब निकल आएगा कि दोस्तों इन्फ्लेशन के समय सरकार लोगों से लोन क्या लेगी? ज्यादा, और लोगों से लोन ज्यादा लेगी, इसका मतलब लोग निवेश ज्यादा कब करेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। बोलो आता था आपको? लेकिन क्या करते हैं, हमें जो आता है हम अपने दिमाग को समझा नहीं पाते। बस बेटा यही तो हम सिखाते हैं अपनी क्लास में कलाबाजी, कि बेटा तुम्हारे दिमाग का पूरा यूज तुम्हें आना चाहिए। हमारा हम क्या करते हैं, आता तो सबको ही है, सब कुछ ही है, लेकिन क्या है हम अपने दिमाग का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेटेड समझते हैं। अरे बोलो यार, तभी तो एक ही बंदा गांधी बन पाया देश में, नहीं तो गांधी जैसे और नहीं बन जाते, क्योंकि दोस्तों सबके अंदर गांधी बनने की क्षमता है, लेकिन हम अपने दिमाग को उस स्तर पर ले नहीं जाते। तभी तो 2500 सालों में बुद्ध एक ही पैदा हुआ। द रीजन इज दिस कि दोस्तों हम सब में बुद्ध जैसा ही दिमाग है, लेकिन हम उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच नहीं पाते। तभी तो पूरे भारत में खान सर जैसे एक ही आदमी है। कम ऑन यस और नॉट? तो दोस्तों दिस इज द रीजन, क्योंकि सर अपने उस लेवल तक पहुंच गए और हम सब लोग पहुंच नहीं पाते। बोलो समझ में आई? तो आप अपने आप पे विश्वास रखो दोस्तों, दुनिया जीतने की कला है तुम्हारे अंदर। तो क्या अपने आप समझ में आ गया कि जब सरकार को चाहिए कि यार यहाँ डिफ्लेशन में सरकार को चाहिए कि लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़े और लोग पैसा इन्वेस्ट ना करें, तो सरकार किसान विकास पत्र में कहेगी कि हम तो भाई साहब 150 महीने में डबल कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे ऐसी तैसी तुम्हारी नहीं कर रहे इन्वेस्ट। बोलो जी यस है ना? तो दोस्तों आप समझ गए। सो दिस इज कॉल्ड दोस्तों फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से कि हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। इतना ही नहीं, अब मैं चलूंगा इसके अंदर, अब मैं चलूंगा इसके अंदर और डेप्थ में और गहराई में। सुनना दोस्तों, और वहां से एक ब्यूटीफुल कांसेप्ट निकाल के आपके दिमाग में लोड करूंगा अगले 2-3 मिनट में। आर यू गाइस रेडी? देखो फिलहाल अगर एक सवाल हमें मिलता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से कैसे करती है, तो क्या आप किसी को पढ़ा सकते हैं आज? पक्का पढ़ा सकते हैं? पक्का? आगे चलो दोस्तों, थोड़ा सा मुझे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां देखना सारे लोग, मुद्रास्फीति के समय सरकार के जो व्यय है, व्यय वो क्या हुए हैं? ये तीनों राजस्व हैं, तो सरकार के जो व्यय क्या हुए हैं? कम, और सरकार के जो राजस्व हैं वो क्या हुए? ज्यादा। तो जब हमारे देश की सरकार के व्यय कम और राजस्व ज्यादा, सही है। अब बताना, जब मेरी सरकार का व्यय खर्च कम है और आमदनी ज्यादा है, तो सरकार का बजट फायदे का है नुकसान का? इसी को कहते हैं अधिशेष बजट। अधिशेष बजट। देखो दोस्तों कितना बेहतरीन ज्ञान दिया मैंने। आप जाइए पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन मिलेगा बहुत तगड़े लेवल का, और क्वेश्चन लिखा था कि मुद्रास्फीति के समय, लिखा था यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है तो सरकार का बजट कैसा होगा? दोस्तों तो मुद्रास्फीति के समय सरकार का बजट कैसा होगा? अधिशेष। दोस्तों तुम लोग उल्टे हो जाते तब भी ये जवाब नहीं दे पाते। बोलो जी यस, लेकिन अभी मजे मजे में दे दिया। बोलो दे दिया कि सरकार का देखो बजट, मुद्रास्फीति, खर्च, राजस्व सबको एक साथ जोड़ के एक आंसर निकाल लिया हमने। बोलो जी यस और नॉट? तो मुद्रास्फीति के समय हमेशा सरकार का बजट कैसा होगा? अधिशेष। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अपने आप बोर्ड कह रहा है आपके सामने। बोलो जी यस। आप यहां देखो, यहां देखो सारे स्टूडेंट गौर से देखो जरा, यहां पे देखो सरकार का, यहां पे देखो, यहां पे देखो सरकार का व्यय क्या हो रहा है? व्यय ज्यादा। और यहां देखो तीनों राजस्व के स्रोत हैं। ओ हीरो अब तू बाहर ही रहना, ठीक है? चलो जाओ 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 बेटा जाओ। तुम गधों को रोज ही एक ही नियम सिखाना पड़ता है। बोलो यस, रोज एक ही नियम सिखाए ना हम तुम लोगों को दोस्तों, इसलिए क्या ही बोले, छोड़ो। दोस्तों सरकार के जो राजस्व हैं वो क्या है? कम। गौर से देखना, यहाँ पे सरकार के व्यय क्या हो गए? ज्यादा, और राजस्व क्या हो गए? कम। आमदनी, खर्चा, तो बजट कैसा है? तो दोस्तों घाटे का बजट, घाटे का बजट, दैट इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अविस्फीति के समय, डिफ्लेशन के समय बजट कैसा होगा? तो आंसर बोलो, क्लियर है? रटना नहीं है। देखो एक सेकंड में खत्म। ये क्या लिखा? नहीं इंग्लिश में डी, और ये क्या है? बोलो जय हो। तो डिफ्लेशन के समय डेफिसिट बजट, और डेफिसिट का मतलब है खर्चे ज्यादा राजस्व कम। इस मतलब डिफ्लेशन के समय सरकार के खर्चे ज्यादा राजस्व कम। खत्म। बोलो जी दैट्स इट। तो क्या फिस्कल पॉलिसी समझ में आ गई? चलो हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। एवरीवन क्या बात करेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। पहला पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दूसरी बात, मॉनेटरी पॉलिसी अब हम कहेंगे एमपीसी। जल्दी से मुझे मदद करो। अच्छा एक एमपीसी में एक लाइन और लिख लो कल वाली, वहां बताना मैं भूल गया कि एमपीसी के जो एक्सटर्नल सदस्य बताए थे मैंने, कितने? 3-4 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं वो। 4 बताया था दोस्तों? बताया था? वहां देख लो, नहीं बताया तो लिख लो कि जो बाहरी सदस्य होते हैं वो लिख सकते हैं उनका, वो 4 वर्ष के लिए। मान लो एग्जाम में एक सवाल आ जाए कि एमपीसी के बाहरी सदस्य 3 नाम नहीं बताए थे? प्रोफेसर राम सिंह, सौगता भट्टाचार्य और नागेश कुमार। बोलो यस। तो दोस्तों ये जो 3 लोग हैं बाहरी सदस्य, ये कितने साल के लिए बनाए जाते हैं? राइट, 4 वर्ष। बोलो यस। चलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब नए पेज पे बढ़िया से बनाओ मौद्रिक नीति। ईमानदारी से बताओ, अर्थशास्त्र समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी? अच्छा पूरी? चलो मौद्रिक नीति, थैंक यू सो मच यार। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या होता है? आओ। जिस प्रकार से हमारे राजकोषीय नीति में सरकार के पास, नहीं बेटा तुमसे नहीं पूछना मुझे तो दोस्तों तो अगर हम बात करें कि एआई वीआई का जमाना है, क्या करें? कमाने सुनो दोस्तों, वॉइस से ही बोलने लगते हैं लोग, देख लो। तो भाई अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से समझेंगे। तो अगर हम बात करें, देखिए जना कह रहा है सर आप मुझे काले काले लग रहे हैं,
भाई काला लगूं गोरा लगूं बीबी के लिए तो मैं वैसे ही बहुत अच्छा हूं अपनी। कौन ये सुना नहीं रहे तो है प्रिया कुमारी कोई तेरी काले काले लग रहे हैं, क्या मतलब काले लगे गोरे लगे, कौन है सुना, हमारा कॉन्सेप्ट गोरा लगना चाहिए बस, है कि नहीं? देखो दोस्तों, तो अगर हम बात करें मौद्रिक नीति, हाँ फिस्कल पॉलिसी में सरकार के पास कितने प्रकार के उपकरण थे? दो। कौन कौन से? सरकार के व्यय और सरकार के राजस्व। बोलो जी यस। गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। बोलो जी यस। भाई तुम लोग लाइट वाइट थोड़ी और लगा दो, करिया करिया क्या दिखा रहे हैं यार दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो इस तरीके से एक तरीके से इसी तरीके से सरकार आरबीआई की मौद्रिक नीति में भी दो प्रकार के उपकरण हैं। कितने प्रकार के? दो। एक है जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों मात्रात्मक, मात्रात्मक उपकरण, यानी को हम एक नाम से और जानते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट, सामान्य उपकरण, सामान्य उपकरण, या हिंदी में इनका एक और नाम है परिमाणात्मक उपकरण। इतने नाम लिखने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि मान लो एग्जामिनर बहुत चंट होता है, वो मात्रात्मक ना लिखे सामान्य लिख दे, और ये दोनों ना लिखे तो परिमाणात्मक लिख दे, तो तुम कंफ्यूज जाओगे। बोलो यस ना। दोस्तों दूसरा है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, इंग्लिश में लिखा है एक बार यहाँ ना। गुणात्मक, गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण, मतलब मोटा मोटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव याद रखो आप बस। ध्यान से पहले कुछ देर मुझे सुनो। जिस प्रकार से हमारी सरकार के राजकोषीय नीति में दो प्रकार के उपकरण थे, सरकार के राजस्व और सरकार के व्यय, इसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के मौद्रिक नीति में सरकार के पास दो प्रकार के उपकरण हैं आरबीआई के पास। एक है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। यही क्या था, अभी बनना ये नहीं है, मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और, मात्रात्मक और, चलो जल्दी से बताओ, तुम ये बाहर कहते क्या अभी, आ जल्दी से बता दोस्तों। मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक, ध्यान सुनना। तो मात्रात्मक क्या है और गुणात्मक क्या है, बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा और सुनो मुझे दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहां पर मौद्रिक नीति में इन्फ्लेशन में नियंत्रण कौन करेगा? आरबीआई। मतलब आरबीआई देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी, इन्फ्लेशन के समय कम और डिफ्लेशन के समय ज्यादा, सही? तो आप मुझे ये बताइए कि आरबीआई जब देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी तो वो किसके द्वारा करेगी? बैंक्स, मतलब बैंकों के पापा कौन है? बैंकों के पापा, मतलब ध्यान समझना, आरबीआई बैंक्स की मनी सप्लाई कंट्रोल करेंगी और बैंक्स पब्लिक की मनी सप्लाई कंट्रोल कर लेगा, ऐसा ही है। तो दोस्तों आज दूसरे तरीके से सुनिए कि आरबीआई बैंकों के पापा सभी बैंकों को दो तरीके से नियंत्रित करते हैं, एक मात्रात्मक ढंग से और एक गुणात्मक ढंग से। मात्रात्मक का मतलब है नंबर्स, मात्राएं, संख्या, बोलो यस। मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, और संख्यात्मक और गुणात्मक मतलब भावनात्मक, भावनात्मक, नैतिक तरीके से। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके पिताजी भी आपको दो तरीके से नियंत्रित करते हैं। क्या जानना चाहेंगे? एक आपके पिताजी नियंत्रित करते हैं मात्रात्मक तरीके से आपको, और एक करते हैं गुणात्मक, बोले तो भावनात्मक। भाई मात्रात्मक तरीके से पिताजी कैसे कंट्रोल करते हैं? मात्रात्मक तरीके से करते हैं दोस्तों लातों से, क्वांटिटी, मात्रा, संख्या, कितनी मारे, कहां कहां मारे, मात्रात्मक बोले तो लातों से, बोलो जी यस। और पापा हमारे दूसरा तरीका क्वालिटेटिव कंट्रोल करते हैं, गुणात्मक, कैसे? बातों से। कैसे? बातों से, बहलाकर, फुसलाकर, समझाकर, बोलो जी यस। तो यहाँ लातों से और यहाँ बातों से, बोलो जी यस। तो ऐसे ही आरबीआई भी सभी बैंक्स को दो तरीके से कंट्रोल करता है, एक क्वांटिटेटिवली और दूसरा क्वालिटेटिवली। बोलो क्लियर है दोस्तों? अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को जरा गौर से देखते हैं कि हमारे ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, मात्रात्मक उपकरणों के अंदर क्या क्या आता है और गुणात्मक उपकरणों के अंदर क्या क्या आता है। मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे आप लोग। मात्रात्मक उपकरणों के अंदर नंबर 1, मात्रात्मक उपकरणों के अंदर आता है बैंक दर, बैंक दर, अंग्रेजी में कहते हैं बैंक रेट, बैंक दर। नंबर 2 आता है रेपो दर, दोस्तों रेपो रेट, रेपो रेट। नंबर 3 आओ तुम ही पढ़ा लो, सीमांत स्थायी सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, एमएसएफ शॉर्ट में कहते हैं, एमएसएफ वैसे याद रखना। नंबर 4 दोस्तों विपरीत रेपो दर, विपरीत रेपो दर, दिस इज रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। नंबर 5 स्थायी जमा सुविधा, स्थायी जमा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दिस इज कॉल्ड एसडीएफ, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। नंबर 6 नगद आरक्षित अनुपात, राइटिंग सबको समझ में आ रही है? पक्का? कैश, कैश रिजर्व रेशियो, बहुत प्रचलित है सीआरआर के नाम से, सीआरआर। नेक्स्ट वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ज्यादा प्रचलित है एसएलआर के नाम से, एसएलआर। द नेक्स्ट मुक्त बाजार प्रचलन, मुक्त बाजार प्रचलन, जैसे को मैं कहता हूं खुले बाजार की प्रक्रिया, खुले बाजार की, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन।
तो मेरे प्यारे साथियों, दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, सीआरआर, एसएलआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। बोलो जी क्लियर। तो ये सब है हमारे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण। कोई समस्या ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों मौद्रिक नीति के, हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण। नंबर 1, सीमांत सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यक, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। नंबर 2, कंज्यूम, उपभोक्ता, उपभोक्ता, मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा, उपभोक्ता साख या ऋण, विनियमन, 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 दैट इज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। क्या तुम लोग यहां तक पहुंच गए क्या? नंबर 3, क्योंकि मैं 3 पे लिखता हूं, ये दूसरे 2 पे कुछ और, लेकिन कोई बात नहीं। साखों की राशनिंग, साखों या ऋणों की राशनिंग, ऋणों की राशनिंग, ये इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऋण नी या त ने, दैट इज क्रेडिट रेशनिंग, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, साखों की राशनिंग। नेक्स्ट नंबर 4, मोरल प्रेशर, और वी कैन से दैट सुसेन, इंग्लिश में, हिंदी में नैतिक तनाव, नैतिक तनाव। एंड द लास्ट, डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। मेरे प्यारे साथियों, वो ब्लू वाले पे टिक करो जरा भैया, कहां गया वो? तो दोस्तों वो ब्लू वाले पे टिक करो, एक सबसे पहली चैट में, पहली चैट में ब्लू वाले पे टिक कर दो, लेफ्ट क्लिक कर देना माउस का, ब्लू वाले पे जाओ, ब्लू वाले, नीचे आओ, नीचे आओ, और नीचे, यहाँ नीचे आओ, नीचे बेटा, नहीं तुम 2 पे, हाँ इस पर क्लिक कर दो ब्लू पर, बस थैंक यू। ना दोस्तों, अगर हम बात करें, दिस इज द एंटायर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। सबसे पहले आप इसी को सीखें, अगले 2-3 मिनट लें, पेन से मुझे सुने। सबने लिख लिया? चलो दोस्तों ध्यान सुनना। देखो दोस्तों, आरबीआई के पास मौद्रिक नीति है, इसके माध्यम से आरबीआई को देश में मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, इन्फ्लेशन के समय कम करना है और डिफ्लेशन के समय सबको पता है। चल दोस्तों, अब हमारे देश में आरबीआई की मौद्रिक नीति से पहले ये सीखें सवाल क्या आते हैं, थोड़ा फोकस करें, पहले ये सीखें सवाल क्या आते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण कौन से नहीं है? तो अगर आपको पता है कि बैंक दर, रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, विपरीत रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और मुक्त बाजार प्रचलन, अगर आपको नाम पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये है, ये नहीं है। बोलो हो गया। दूसरा सवाल, कि आरबीआई की मौद्रिक नीति के निम्नलिखित में से कौन से उपकरण है या नहीं है? तो अगर आपको बैंक दर से डायरेक्ट एक्शन तक सारे इंस्ट्रूमेंट पता है तो आप आसानी से बता सकते हो ये वाला है और ये वाला। हो गया सवाल। अंदर चलो, अब सवाल कहां से आते हैं और बता देते हैं दोस्तों। आपके एग्जाम में बीपीएससी का ये फेवरेट स्पॉट है, यहां से कई बार सवाल पूछा है। बोलो जी यस। हम 1 बाय 1 इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे। और दोस्तों ये आप एक बात और जान लो कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं हर विषय में जो आपको आना ही चाहिए, वरना दोस्तों आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। उनमें से एक मौद्रिक नीति है, एक राजकोषीय नीति है। मतलब अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, कोई भी शिक्षक पढ़ाता है दोस्तों, अगर आपको मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति नहीं आती तो समझ लेना तुमने उसका नाम डुबा दिया। दोस्तों मतलब ये तो बहुत फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स के। हमारे हर स्टूडेंट को बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब बेटा तुम सेलेक्ट हो भी जाओगे तब भी हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी तो हो जाएगी लेकिन आप हमारी भावनाओं को समझ पाए क्या कह रहे हैं। मतलब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जैसे छोटा बड़ा तो आना ही चाहिए, एबीसीडी आनी ही चाहिए, उतना ही फंडामेंटल है ये कि यार हर स्टूडेंट को फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर मुंह जवानी आना चाहिए। बोलो जी यस। तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ऐसे ही सिखाऊं। तो आप सबसे पहले अपने पेपर पे लिखें अलग से मात्रात्मक उपकरण और उसमें नंबर 1 लिखें बैंक दर। कॉपी में लिखें मात्रात्मक उपकरण और पहला लिखें बैंक दर। जल्दी करें, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, पता ही नहीं चलता ना। हाँ ऐसे ही मुझे भी लगता है दोस्तों। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कब 4:30 बजे, राइट? नहीं समझेगा। हाँ टाइम का मतलब जिन्हें इंटरेस्ट आ रहा है उनके लिए तो ऐसा पता नहीं चल रहा। यहाँ पे कुछ ऐसे रटन भी बैठे सोच रहे हैं यार कितना पका रहा है ये वाला, सोच रहा है मैं कितना पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं तो नींद आ रही है। तो यहाँ पे हर वैरायटी के स्टूडेंट होते हैं, खबर सही है कि नहीं? यहाँ पे कुछ ऐसे सोच रहे हैं कब 4:30 बजे कब ये जाए यहाँ से, है ना। और अगर हमारे बात कोई सुंदर सी मैडम आती पढ़ाने तब तो तुम्हारा और भी मन नहीं लगता, तब तो तुम्हें बस उन्हीं का इंतजार रहता कि वही आ जाए और वही पढ़ाए। खबर सही है कि नहीं? तब तो तुम 4:30 बजे का बेसब्री से इंतजार करते। बोलो मंगवाएगा एक तो मंगवाएगा। देखो एक जगह ऐसा हो जाए, राइट? तो इकोनॉमिक्स की मंगवाते हैं कोई मैडम हमारे पास एक बहुत बढ़िया सुंदर। बोलो यस। हाँ बुलवाएगा। चलो दोस्तों ओके धन्यवाद दोस्तों, आगे सुन लो। चलो 1 मिनट दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी बारे में, 1 मिनट ना। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक रेट। बोलो जी यस। तो आपने लिख लिया अपनी कॉपी में, अब आप बैंक रेट लिख लिया, हिंदी में बैंक दर। चलो अब आप मुझे सुनेंगे और मेरे साथ साथ लिखना चाहें, लिखना क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक रेट, बैंक दर, बैंक दर। सारे लोग देखना बोर्ड की ओर। व्हाट इज बैंक दर? देखो ऐसे बनाएंगे आप, ये है आरबीआई और ये है बैंक। कोई समस्या? दोस्तों एक बार क्या हुआ कि बैंक के पास पैसे खत्म हो गए, राइट? बैंक के पास पैसे खत्म हो गए। जब बैंक के पास पैसे खत्म होंगे, जब आपके पास पैसे खत्म होंगे तो आप अपने पापा के पास जाओगे। ऐसी बैंक अपने पापा के पास गई, कौन? आरबीआई, और कहा पापा पापा दोस्तों पापा पापा मुझे लॉन्ग टर्म लोन दे दो। ध्यान सुनने वाली बात है दोस्तों। जब आरबीआई बैंक्स को दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण। यहां पर दोस्तों दीर्घकालीन ऋण का मतलब है इन जनरल 28 दिनों से ज्यादा।
यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं है जो हमने पढ़ा था 1 साल से कम 1 साल से ज्यादा, इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ अल्पकालीन 1 साल से कम, दीर्घकालीन 1 साल से ज्यादा, ये यहीं तक था, छोड़ दो इसको। यहाँ आरबीआई और बैंक के केस में किसी किसी किताब में आप पढ़ेंगे 90 दिन से ज्यादा, कहीं पढ़ेंगे कुछ, मैं पढ़ाता हूँ 28 दिन से ज्यादा, ये मैंने आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ा है। तो फिलहाल आप बस इतना जान लो 2 सप्ताह से ज्यादा, 28 दिन से ज्यादा, कम टाइम 90 दिन हो, कुछ भी हो, क्या करना, बस आप लॉन्ग टर्म याद रखो, दीर्घकालीन। बोलो जी यस। और दोस्तों आरबीआई जब बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देती है तो बैंक से किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूति, अब मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे जानते हैं सरकारी प्रतिभूति क्या होता है। सरकारी प्रतिभूति आज ही तो पढ़ाया, सरकारी प्रतिभूति जी सेक दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बोलो यस दोस्तों, इसमें बैंक को, आरबीआई को कोई सरकारी प्रतिभूति नहीं देनी होती, इसको बोलते हैं बैंक दर। नीचे लिखो, वह दर जिस पर, वह दर जिस पर आरबीआई, वह दर जिस पर आरबीआई अभी वाणिज्यिक बैंकों को, ये वाणिज्यिक बैंक क्या होती है आप बिल्कुल अभी मत समझो, वाणिज्यिक बैंकों को आप सिर्फ समझो बैंक, अभी बन क्या बैंक, सही है। क्या होता है वाणिज्यिक बैंक, वो बैंकिंग की क्लास में देख लेंगे। तो जिस स्तर पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को बिना सरकारी प्रतिभूति के दीर्घकालीन ऋण देता है, बिना सरकारी प्रतिभूति के दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, दैट्स इट। तो दोस्तों इसे बोलते हैं बैंक दर। बोलो क्लियर है। अच्छा एक बात और वापस आइए पीछे वाले पेज पे। दोस्तों ये जितने भी आपको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, शुरू के 5, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने इन पांचों का एक नाम दिया है। ऑनलाइन फोकस करेंगे थोड़ा। आरबीआई ने बार-बार आरबीआई बैंक दर, रेपो दर, एमएसएफ, एसडीएफ, विपरीत रेपो दर, ये सब नहीं बोलता आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया है, इन पांचों के लिए शुरू के 5, ये शुरू के 5 बैंक दर, रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा, एसडीएफ, ये इन पांचों को आरबीआई ने एक नाम दिया, ऐसे करके लिख लें, पॉलिसी रेट्स, पॉलिसी रेट्स, हिंदी में नीति दरें, नीति दरें, दैट्स इट। तो आरबीआई बार-बार ये नहीं कहता कि बैंक दर, रेपो दर, एसडीएफ, विपरीत रेपो दर। बोलो क्लियर। तो इन पांचों के लिए आरबीआई ने एक नाम बना दिया कॉमन, दैट इज पॉलिसी रेट्स। तो जब एक क्वेश्चन यहां से बन गया पेपर में कि निम्नलिखित में से आरबीआई की मौद्रिक नीति में, नीति दरों में क्या शामिल नहीं होता, तो नीति दरों में क्या क्या आता है, जल्दी बोलो जोर जोर से। बैंक दर, रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर और एसडीएफ, रिवर्स विपरीत रेपो दर और स्थायी जमा सुविधा, सही है। ऐसे ही जो पांचवा और छठवां और सातवां आपको दिख रहा है, सीआरआर और एसएलआर, इन दोनों को आरबीआई ने एक नाम दे दिया, इन दोनों को आरबीआई ने एक नाम दिया, किस किसको, सीआरआर और एसएलआर, इन दोनों को आरबीआई कहता है रिजर्व रेशियोज, रिजर्व रेशियोज, हिंदी में कहते हैं आरक्षित अनुपात, आरक्षित अनुपात, इन्हें आरबीआई कहता है रिजर्व रेशियोज, आरक्षित अनुपात। तो दोस्तों जो सीआरआर और एसएलआर है, दे आर एक्चुअली कॉल्ड रिजर्व रेशियोज, दे आर एक्चुअली कॉल्ड आरक्षित अनुपात। बोलो समझ में आ गया। तो इन्हीं को हम कहते हैं आरक्षित अनुपात, रिजर्व रेशियोज। कितनी बात हमारे सभी स्टूडेंट समझ गए बढ़िया से। देखो दोस्तों तो बस इन्हें आरक्षित अनुपात नाम दिया क्योंकि रिजर्व रेशियो है, जब हम सीआरआर एसएलआर पढ़ाएंगे तब समझ लेंगे जल्दी क्या है ना। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, कल की क्लास याद करो, एमपीसी की बैठक कितने महीनों में होती है, 2 महीने में, है ना, 2 महीनों में, साल में 6 बार। आज अगर मैं आपको बता दूं कि बैंक रेट चल रहा है 5.75%, तो दोस्तों उससे तुम क्या ही कर लोगे, क्योंकि हर 2 महीने में, समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको सीधा स्रोत पे ले जाता हूं, जहां पे आपका कभी मन हो कि बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर एसएलआर को देखना है तो आप सीधे वहीं पर देख लें। बोलो जी यस। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आरबीआई की कुछ नहीं लिखना है, सिंपल यहां पे जाओ, देखो आरबीआई, जो पहली लिंक खुलेगी बस उसी को क्लिक मार दो, यहां खुल गया आरबीआई, इसे आप क्लिक कर दो। जैसे आरबीआई की वेबसाइट खुलेगी, आरबीआई की वेबसाइट खुलते ही दोस्तों, अगर जैसे आरबीआई की वेबसाइट खुलेगी, यहां पे आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा, यहां देखो, यहां पे आपको देख रहे हैं करंट रेट्स लिखा हुआ है, यहां पे लिखा पॉलिसी रेट्स। जल्दी बताएं पॉलिसी रेट में क्या क्या आता है, हो गया, खुल जा सिम। दोस्तों ये देखो, ये लो, ये पांचों चीजें मिल गई आपको, पांचों चीजें मिल गई। नंबर 1 रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। बोलो जी यस। तो आप कभी भी देख सकते हैं कि बैंक रेट कितना है, 5.75, 5.75। इज इट ऑलराइट दोस्तों। मैं अपनी कॉपी में कभी नहीं लिखवाता कि वर्तमान में बैंक दर या रेपो दर इतने प्रतिशत है, क्योंकि हम सिखाते हैं आपको कि कहां से पढ़ना है। बोलो जी यस। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, छोड़ो, आ जाओ बैंक रेट पे आ जाओ। हमने देख लिया 5.75% है क्या ना। अभी यहां देखो दोस्तों, सो व्हाट इज बैंक रेट, फिर से समझो। मैं कौन हूं, मान लो आरबीआई, और आप सब कौन है, बैंक्स। कल आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप मेरे पास आए, कहा कि आरबीआई मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे दो, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब समझा दिया 28 दिन से ज्यादा। और क्या मैंने आपसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिया, बस इतना याद रखना एक लाइन में कि बिना सरकारी प्रतिभूति के जिस दर पर आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। बोलो सीख गए पक्का। चलो आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट टर्म आप कॉपी में लिखिए अपना, नंबर 2 रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो दर। दोस्तों आप फिर से क्या हुआ, फिर से बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी, एवरीवन, किसको, क्या पड़ी, तो बैंक अपने पापा बोले तो कहां जाएंगे, कोई समस्या। अब दोस्तों बैंक पहुंची आरबीआई के पास और बैंक ने कहा पापा इस बार मुझे आप शॉर्ट टर्म लोन दे दे। एवरीवन कितना, शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण। बोलो जी यस। लेकिन इस बार आरबीआई ने कहा बेटा मैं कोई सरकारी प्रतिभूति लूंगा आपसे। तो दोस्तों बैंक आरबीआई को कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक, सरकारी प्रतिभूति देगी। नहीं समझ पाए आप, नहीं समझ पाए आप, समझ गए आप सरकारी प्रतिभूति कितना अच्छे से आज पढ़ाया था आपको। शॉर्ट टर्म के लिए टी बिल्स, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दोस्तों जब आप कौन है, बैंक्स, मैं कौन हूं, तो जब आपको मेरे से लोन चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मुझे आप मुझे क्या देंगे और मैं आपको क्या दूंगा, जिस रेट पर लेन देन होगा उसी को बोलेंगे रेपो रेट। बात खत्म, पैसा आजम। बोलो समझ में आया, सही है। तो लिखो वह दर, ये आपने रेपो रेट बना लिया, उस पर लिखो वह दर, ऑनलाइन लिखिए वह दर जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूति
के बदले, सरकारी प्रतिभूति के बदले अल्पकालीन ऋण देती है, अल्पकालीन ऋण देती है। समझ गए? पक्का समझ गए? और अंदर की बात बता दें क्या? हाँ दोस्तों, वर्तमान में अगर हमें रेपो रेट देखना है तो यहां देख सकते हैं 5.50%। बोलो जी यस। आगे चलो, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि रेपो रेट को रेपो रेट क्यों कहते हैं। बोलो, सीखोगे? नहीं तो कॉमन सेंस से जो मेन मीनिंग है वो तो समझ में आ गई कि जिस दर पर आरबीआई सभी बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन दे, दैट इज रेपो रेट, और लॉन्ग टर्म लोन दे बैंक रेट। रेपो रेट में बैंक को सरकारी प्रतिभूति देनी पड़ेगी और बैंक रेट में नहीं देनी पड़ेगी। क्या दोनों शब्द बढ़िया तरीके से समझ गए? आगे देखो दोस्तों, आखिर हम रेपो दर को रेपो दर क्यों कहते हैं? क्या पूरा ज्ञान लोगे क्या? दोस्तों देखो, रेपो अपने आप लिख लेना। रेपो का एक्चुअली एक फुल फॉर्म होता है। यूपीएससी के बैचेस में, बीबीएससी में मैं तकरीबन 40 मिनट पढ़ाता हूं रेपो रेट, जिसमें तुम्हें सिर्फ 5 मिनट पढ़ा रहा बस। आपके लिए जितना काम का उतना। दोस्तों, रेपो का फुल फॉर्म होता है री परचेज ऑप्शन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो। अभी तुमने सोचा नहीं होगा कि रेपो का भी फुल फॉर्म होता। बोलो जी यस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो। देखना बोर्ड की ओर, री परचेज ऑप्शन का मतलब क्या? आगे समझो, आगे समझो। आप कौन है, मैं कौन हूं? रेपो रेट पर आपको कैसा लोन चाहिए? ध्यान सुनना, राइट। और मैंने कहा, जैसे आप समझना, मैंने कहा रेपो रेट इस समय 5.50% है। तो उस कॉर्नर से पूरा लास्ट तक सभी स्टूडेंटन को जो लगो कि बैंक आरबीआई से 2 करोड़ लोन लेगी, एग्जांपल 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ जो भी, और जिस पर 5.50% पर बाद में बैंक ब्याज देगी। भैया लोगों, हाँ तो बोल दो। क्या दोस्तों यही लगा कि नहीं आपको? यही लगा आपको? क्या दोस्तों ईमानदारी से बताओ, यही लगा कि नहीं? मैंने कहा जिस दर पर आरबीआई सभी बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है, और मैंने कहा परसेंटेज है 5.50, तो आप लोगों को लगा कि बैंक को आरबीआई 2 करोड़ मान लो लोन देगी, या 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी, और बैंक उस पर 5.50% का क्या देगी? ब्याज। दोस्तों, ये तुम्हें क्या, बाजार में शिक्षकों को भी लगता है। अगर तुम्हारे क्लोज किसी कोचिंग का शिक्षक हो और इकोनॉमी पढ़ाता हो तो तुम्हें 1 सेकंड में उसकी हवाबाजी समझ में आ जाएगी। उसे भी यही लगता है दोस्तों। डॉक्टर भरत जैसी इकोनॉमिक्स तो बहुत ही कम लोगों ने पढ़ी ना हिंदुस्तान में। अरे बोलो ऐसा ना। और तुम्हें क्या लग रहा है, मजाक लग रहा है क्या दोस्तों? पटना से लेकर दिल्ली तक इकोनॉमी के सारे टीचर्स हमारे दोस्त हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, 55 साल के हो, चाहे वो 20 साल के हो, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे, राइट। सबसे बातें होती, कभी हम फंसते तो उनसे पूछते, कुछ लोग बहुत सीनियर है 55 साल के, बोलो जी यस। कभी वो लोग फंसते तो हमसे भी पूछ लेते, कौन से है कि नहीं, चलता रहता आदान प्रदान ज्ञान का। बोलो जी यस। दोस्तों, पहले मुझे भी यही लगता था, और तो और मैं 4-5 साल यही पढ़ाता था, मुझे भी लगता था कि रेट दर होगा, किताबों में भी लिखा कि जिस दर पर आरबीआई सही बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो हमें भी लगता था भाई साहब ब्याज होता होगा। लेकिन बाद में दोस्तों हमें सेलिब्रेशन प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स का। क्या लगता है तुम्हें? कम ऑन यस और नो। दोस्तों, तब हमें इकोनॉमी में समझ में आ रहा है भाई साहब, साक्षात दर्शन हुआ, एनलाइटमेंट हुआ सब्जेक्ट का। अभी भी चल रहा है वो तो टीचिंग लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बोलो यस और नो। आज भी कुछ ऐसी चीजें जो शायद गलत आती हो, कल को सही हो जाएंगी, धीरे धीरे यही है। तो ये तो पठन पाठन तो जीवन पर्यंत गतिविधि है ना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक्चुअली क्या होता है वास्तविकता में, मैंने क्या है, तो मैंने लगा 5.50% इंटरेस्ट रेट है। नो, एक्चुअली दिस इज द डिस्काउंट रेट, जिसको हमारे यहाँ रेपो रेट कहते हैं ना, इसको अमेरिका की केंद्र बैंक डिस्काउंट रेट कहती। क्या कहती? मतलब क्या? मतलब दोस्तों, आप बैंक हैं, मैं आरबीआई हूं, आपको लोन चाहिए रेपो रेट पर, आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोगे? जल्दी बोलो दोस्तों। मैंने आप मुझे मेरे पास आए एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर, उस पर लिखा था 2 करोड़, कितना, या 5 करोड़, मान लो कितना। दोस्तों, रेपो रेट चल रहा है 5.50% का। मैंने आपसे आपकी सिक्योरिटी को परचेज किया। फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म देखो, री परचेज। देखते जाओ, मैंने आपका जो 2 करोड़ का सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी था, उसको क्या किया? परचेज। और 5, जैसे मैं बाजार में ये शर्ट खरीदने गया, मैंने कितने की, उसने कहा 3,500 की। मैंने कहा भाई डिस्काउंट, उसने बोला 10%। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 3.5 से 10% काट दो, उतना पैसा दो, शर्ट लो, यही तो होता है। दोस्तों, आप इस पे जो रेपो रेट है वो है 5.50% का। दैट मींस आप मुझे जब 5 करोड़ की सिक्योरिटी दोगे तो उस पर दोस्तों 5.50% मैं आरबीआई काट दूंगा और बाकी का पैसा आपको दे दूंगा। बोलो जी यस। और आपकी ध्यान सुनना, आपकी सिक्योरिटी को मैंने परचेज कर लिया, एवरीवन क्या कर लिया, और आप जब चलने लगे तो आपसे कहा भाई साहब रुको। आपने कहा हाँ। मैंने कहा सुनो, आपके पास एक विकल्प है, ऑप्शन। आपने कहा किस चीज का? मैंने कहा जो मुझे तुमने सिक्योरिटी दी है उसको री परचेज करने का। आपने कहा वो कैसे? मैंने कहा टाइम पीरियड मैच्योर होते होते तो मेरे पास आओगे और पूरा मेरा ये जितना लिखा है इसमें 5 करोड़ रुपए दोगे और अपनी सिक्योरिटी को मुझसे री परचेज कर ले जाओगे। इसी को बोलते हैं रेपो रेट। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सो दैट्स कॉल्ड रेपो रेट भाई साहब, जैसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। बोलो जी यस। तो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, ऐसी इकोनॉमी कहीं और चल रही होगी क्या? ये लोग तो बहुत सब जानते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं यहाँ, कौन सही है कि नहीं, नहीं पता चलता होगा वाह क्या जलवा है सरकार, किसी और को आता नहीं और हमारा जाता नहीं। कौन यस और नॉट? क्या रेपो रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? सो दोस्तों, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रेपो रेट। नहीं तो आपके पास एक ही विकल्प है, रट्टा मारो बाहर में जाओ। दोस्तों, आप क्या करते हैं कोचिंग में? टीचर क्या रेपो रेट, तुम कहोगे रेपो रेट, कहेंगे वह दर, तुम कहोगे वह दर, अरे बोले इधर इससे होना कुछ होता है? अरे भाई साहब, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्लास में। बोलो जी यस। मान लो दोस्तों, ये पन्ना दो मुझे, मान लो ये इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये दोस्तों 5 करोड़ की। मैंने इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया, 5.50% काट दिया, जो 5 करोड़ लिखा था बाकी का इसको दे दिया। और इससे आपके पास ऑप्शन है कि जितना इस पे लिखा है 5 करोड़ तो ये मुझे देगी और अपनी सिक्योरिटी मुझसे री परचेज कर लेगी। दिस इज कॉल्ड री परचेज ऑप्शन। जल्दी बोलो। जब मौली पूछ रही आरबीआई को इससे क्या फायदा होगा, तब मौली को समझ में नहीं आएगा कि आरबीआई ने 5 करोड़ के 5.5% कम दिए और बाद में पूरे 5 करोड़ मिल गए। नहीं देखा? हाँ करिए हाँ। दोस्तों बोलो, क्या बात समझ में आई? सो दिस इज कॉल्ड दोस्तों रेपो रेट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा, दैट इज कॉल्ड एमएसएफ, सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर, दैट इज एमएसएफ। पूरा नाम लिखना चाहो तो यहां पे लिख लो, क्योंकि वहां पे इंग्लिश आपने लिखी नहीं थी, इसलिए यहां लिखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, दैट इज कॉल्ड सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, शॉर्ट में अपन इसको एमएसएफ बोलते हैं। बताया था 28 दिन से कम, 28 दिन से कम, राइट ना।
हाँ दोस्तों, जब हम बैंक रेट 28 दिनों से ज्यादा, रेपो रेट 28 दिनों से कम, राइट। किसी किसी आप 90 दिनों से कम भी सुनेंगे, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आपको बस एक याद रखना है, सब भूल जाओ। बैंक रेट लॉन्ग टर्म, रेपो रेट कौन लोन देता है, किसको देता है, बैंक रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए क्या, रेपो रेट में चाहिए क्या, बस इतनी बातें याद रखो, बाकी गोली मारो। बोलो जी यस, इससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। पेपर में सिर्फ इतना सा लिख के आएगा, वह, या पीवाईक्यू देखो तो आपके एग्जाम में आया, वह दर जिस पर आरबीआई अपने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, तो क्या लिखा होगा, बोलो क्लियर। और ध्यान से सुनो और बता दें, ना पेपर में शॉर्ट टर्म लिखा ना लॉन्ग टर्म लिखा, तो आप रेपो रेट टिक मारोगे। अगर सिर्फ लिखा वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, ऋण देता है, तो क्या टिक मारोगे, रेपो रेट। बोलो जी यस, आगे कुछ भी नहीं लिखा हो, क्यों मारोगे वो बाद में बताएंगे, सब बताएंगे, आप चिंता नहीं करो। बोलो जी यस, जब भी बोलते हैं बाद में बताएंगे तो आएगा बाद में, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हाँ प्लीज बेटा जल्दी, नहीं नहीं, हाँ उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन थोड़ा और सोचो, और नहीं थोड़ा और सोचो। अब आप वहां तक पहुंच गए तो और सोचो कि यहाँ पर जो जीसेक है यही तो है ट्रेजरी बिल। अगर आप वहां तक पहुंच गए तो यहाँ तक भी पहुंच जाओ कि आखिर इसमें बैंक रखेगी क्या, ट्रेजरी बिल। अच्छा आ गया, तुम समझिए। यहाँ देखो आप दोस्तों, यहाँ कौन है, ये कौन है, जल्दी मुझे बताएंगे। बैंक रेट में आरबीआई ने बैंक को कैसा लोन दिया था, लॉन्ग टर्म, और रेपो रेट में हाँ शॉर्ट टर्म। अब मान लो किसी बैंक के पास पैसा खत्म और बैंक पहुंची कहां, कहा आरबीआई मुझे सिर्फ एक रात के लिए दे दो। बोलो जी यस दोस्तों, लोन। तो अगर हम बात करें, जब आरबीआई सभी बैंक्स को एक रात के लिए, अबे लोन ओवरनाइट दोस्तों, जब आरबीआई सभी बैंक्स को एक रात के लिए लोन देती है, ओवरनाइट दैट इज बोले तो एक रात्रि पर रात, तुम लोग यार समझ गए यार दोस्तों, एक रात्रि पर रात। दोस्तों जब आरबीआई सभी बैंक्स को एक रात के लिए लोन देगी दोस्तों, यहां पर लेकिन कंडीशन है कि बैंक को आरबीआई के पास जीसेक रखना पड़ेगा, जीसेक रखना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एमएसएफ। बोलो खत्म हो गया दोस्तों, लिखो नीचे वह दर, पहले ये बना लिया, नीचे वह दर जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को एक रात के लिए, ब्रैकेट में ओवरनाइट, वह दर जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों, बस रेपो रेट की जगह लिखना है एक रात के लिए, वहां पे था अल्पकालीन, यहाँ पे एक रात के लिए, ब्रैकेट में ओवरनाइट ऋण देती है सरकारी प्रतिभूति के बदले, मतलब जिसके लिए बैंक को आरबीआई को सरकारी प्रतिभूति देनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो दोस्तों क्या मेरे सभी स्टूडेंट बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ सीख गए? ये दोस्तों इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप विश्वास मानो फिर से रिपीट कर रहे। अगर किसी स्टूडेंट को बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ नहीं आता तो दोस्तों ये तो तुम्हारे ऊपर लानत है, या तुम्हारे शिक्षक के ऊपर लानत है। हम अपने ऊपर ये कलंक लगने नहीं देंगे और तुम्हारे ऊपर हम लगने से बचा लेंगे। बोलो जी यस, आप बहुत गौर से सुनो मुझे, फिर से एक बार तीनों वर्ड रिवाइज करेंगे। बैंक रेट में कौन लोन देता है, किसको देता है, कैसा देता है, क्या सरकारी प्रतिभूति देनी है, रेपो रेट में कौन देता है, कैसा लोन, क्या बैंक को सरकारी प्रतिभूति देनी है, और एमएसएफ में कौन किसे सरकारी प्रतिभूति, दैट्स कॉल्ड एमएसएफ। बोलो समझ में आ गया। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज एसडीएफ। नो हाँ चलो हो गया ये। अच्छा रुको, इसके बाद नहीं यहाँ नहीं बताऊंगा मैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज विपरीत रेपो दर, जल्दी से कॉपी में लिख लो, रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों आप चाहें तो इसका जवाब मुझे कॉमन सेंस के साथ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसका जवाब मुझे कॉमन सेंस लगाकर भी दे सकते हैं। दोस्तों बैंक रेपो दर मैंने बताया, विपरीत आप बता दो यार, तो बताओ कौन लोन देगा किसको, आरबीआई सभी बैंकों के कौन है, पापा। तो अबे बेशरम बालकों बालिकाओं, क्या कल को तुम पैसा कमाओगे तो अपने बाप को लोन दोगे क्या? फिर कैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसी उठपटांग बात आ गई क्या उसमें बैंक आरबीआई को लोन देगा? अबे ना तुम्हारी औकात थी ना है ना होगी, बाप होता है तुम्हारे सर। क्या तुम अपने बाप को लोन दोगे? तो इसलिए स्टेटमेंट को गौर से सुनो, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको लगा रेपो रेट में बाप बेटे को लोन दे रहा, तो रिवर्स में बेटा बाप को देगा, ऐसे लगा आपको, लेकिन वास्तविकता में ये कुछ और है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन भाव कुछ और है। पहले मैं आपके भाव को क्लियर करूंगा, फिर बाद में बताऊंगा। बोलो जी यस, ध्यान सुनना, मुझे ध्यान सुनना, बस एक मिनट रुको। दोस्तों जब हमारे देश में बैंक्स के पास, एवरीवन किसके पास, जब हमारे देश में बैंक्स के पास तरलता, जब बैंक्स के पास है, आज ही तो पढ़ाया था आपको लिक्विडिटी, साइंस में भी एक लिक्विड पढ़ते हैं आप, और इकोनॉमिक्स में भी लिक्विड। तो इकोनॉमिक्स की लिक्विडिटी, तरलता का मतलब है नगद, तरलता का मतलब किससे, नगद से। दोस्तों जब हमारे देश में बैंक्स के पास तरलता ज्यादा होती है, मतलब बैंक के पास पैसा क्या है, जब बैंक के पास पैसा ज्यादा है, पैसा छलांग मार रहा बैंक का, बोलो जी यस। तो दोस्तों दिमाग लगाना, बैंक अपने पैसों को इन्वेस्ट करती है। मान लो दोस्तों बैंक अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती है, बैंक अपने पैसे को किसी कंपनी के स्टॉक्स शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, बैंक अपने पैसे को यहां वहां इन्वेस्ट कर सकती है, जल्दी बोलो हाँ। या बैंक अपने पैसों को किसी को लोन दे सकती है, बोलो जी यस। भाई सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, अनपढ़ आदमी कैन आल्सो अंडरस्टैंड। इतना सिंपल सब चल रहा है, अनपढ़ को बैठो वो भी पढ़ के जाएगा कि भाई साहब बैंक के पास जब पैसा आता है तो बैंक उस पैसे को निवेश करती है। सोच के देखो, आपने बैंक में एफडी कराई, बैंक ने कहा ठीक है भाई साहब 7% का ब्याज ले लेना, या आपने सेविंग अकाउंट में जमा किया, बैंक ने कहा 3% ब्याज ले लेना, 3-4%। तो आप सोच के देखो बैंक के पास पैसा कहां से आता है, क्या बैंक नोट छापती है क्या? तो बैंक उस पैसे को कहीं निवेश कर देती है, वहां से रिटर्न आता है, कुछ अपना रख लेती है, बाकी का लौटा देती है, यही करती है। तो आप दिमाग लगाओ, जब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा और बैंक ने अपना पैसा गोल्ड में, किसी कंपनी के स्टॉक्स में या लोन में मान लो इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या आपको वहां पर रिस्क दिख रहा कि नहीं? रिस्क नहीं दिख रहा? बैंक का पैसा डूब सकता है भाई, गोल्ड के दाम, स्टॉक्स के दाम घट गए, बैंक का पैसा गया। दोस्तों कोई नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की तरह लोन लेके भाग गया, दोस्तों बैंक का पैसा गया। बोलो रिस्क दिख रहा कि नहीं? जब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जब बैंक की तरलता बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सबसे सेफ प्लेस बैंक के पास अपने पैसे के रखने की कहां होती है? हाँ
तो जब बैंक अपना पैसा उठा के कहां रखेगा, आरबीआई के पास, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आरबीआई कोई ना कोई ब्याज देगा देगा। तो दोस्तों जिससे, और इसके बदले आरबीआई से बैंक जीसेक भी लेती है। बस याद रखना, रेपो रेट में बैंक ने जीसेक दिया था, तो यहां पर भी बस इतना याद रखना दोस्तों, जिस रेट पर बैंक अपना पैसा उठा के आरबीआई के पास रखेगी तो आरबीआई ब्याज तो देगा ना, बस उसी दर को कहेंगे विपरीत रेपो दर। तो एक तरीके से बैंक ने आरबीआई को लोन दिया और आरबीआई ने उस पर रेट दिया, उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन भाव कुछ ऐसा है, किस केस में रिवर्स रेपो रेट का यूज होता ये पता होना चाहिए। बोलो यस, कि जब बैंकों के पास तरलता क्या हो जाए ज्यादा, तब बैंक अपना पैसा कहां रखें, आरबीआई पर, और आरबीआई से लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और आरबीआई देगा ब्याज दर, उसे बोलेंगे विपरीत रेपो दर। प्लीज लिखिए, वह दर जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों से अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता के समय ऋण देती है। आरबीआई को लिखा था, आरबीआई क्या लिखा था ना, मुझे देखो क्या लिखा, फिर से पढ़ना, वह दर जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों से लिखा ना, ऋण लेती है। हाँ ऋण लेती है, नहीं वही अधिक तरलता के समय ऋण लेती है, वही सेम लाइन चलेगी, ऋण लेती है, जिसके बदले वैसे वह दर जिस पर आरबीआई अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता के समय बैंकों से ऋण लेती है, एवं जिसके बदले आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूति देती है। देखो कह रहा नाम लेके इंस्टा आईडी जो फॉलो की है वो आपका है बेटा, तुम यही इसी में लगे रहो, है अपने माँ बाप को भी बताना है ना। चलो दोस्तों ध्यान से समझो, ऐसे मुझे सामने मिल जाए बर्तन पकड़ के दोस्तों दैट टुल्ली टुल्लामेंट में लगाऊं, तो दोस्तों यहाँ जाओ, क्या ये बात समझ में आई, नेक्स्ट लिखो एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ना दोस्तों, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्थायी जमा सुविधा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्थायी जमा सुविधा, एचडीएफ स्थायी जमा सुविधा, आज का लास्ट शब्द स्थायी जमा सुविधा। दोस्तों पेपर में आ सकता है कि सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर कितना है, कल घर से पढ़ना, कमोन सुना, जब भी हम घर के लिए काम दें तो उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, ये मेरी स्ट्रेटजी है पढ़ाने की। दोस्तों 70% हम पढ़ाते हैं, 30% हमारे स्टूडेंट खुद पढ़ते हैं, और जो हम पढ़ाते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं इसी से पेपर में आता है। बोलो समझ में आया, ये हमारा फॉर्मेट है, आपको ये नहीं समझना सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है जो पेपर में आएगा, दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं प्लस जो काम दे रहे हैं ये दोनों मिला के पेपर में आता है। क्या मेरी बात समझ गए? तो अगर हम जब भी काम दें तो उसे बहुत सीरियस होकर करना है, कोई हवाबाजी नहीं। बोलो सही है, तो इन सब चीजों को घर पे आज बैठ के लिखना, सही है। चलो यहाँ देखना सारे लोग, तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट यह है 2018-19 के बजट में घोषणा किया गया था या घोषित किया गया था, मतलब दोस्तों 2018-19 के बजट में सरकार ने कहा था कि हम एचडीएफ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। अभी यह 2022 में प्रारंभ हुआ दोस्तों, ये प्रारंभ कब हुआ? 2022 में, बहुत रीसेंट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं ये 1992 का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब रेपो रेट हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में 1992 में आया। बोलो क्लियर है ना दोस्तों। आपको रिवर्स रेपो रेट लिखना है तो ये हमारे हिंदुस्तान में 1996 में आया, 1996 दोस्तों। अगर आपको एमएसएफ के बारे में मुझसे जानना है तो जरूर लिखिए, ये 2011 में आया, 2011 में आया, ये भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो एमएसएफ मौद्रिक नीति में कब आया? 2011। बैंक रेपो रेट कब आया? 1992। रिवर्स रेपो रेट कब आया? 1996। और एचडीएफ कब आया दोस्तों? 2022। कोई समस्या? तीसरी बात यह है रिवर्स रेपो रेट के समान होता है, पूरा लिखना दोस्तों, आर मत लिख देना नहीं तो बाद में फंस जाओगे। पूरा लिखना विपरीत रेपो दर दोस्तों, यह विपरीत रेपो दर के समान होता है, विपरीत रेपो दर के समान होता है। अभी बताते हैं नवीन, थैंक यू यार मैं भूल गया था दोस्तों, यह विपरीत रेपो दर के समान होता है। बोलो जी क्लियर ना। बस अंतर क्या है ध्यान से सुनना, यहां देखते जाओ, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? बैंक। बैंकों के पास जब तरलता क्या है, तरलता क्या है, तो बैंक अपना पैसा कहां रखेंगी, बैंक अपना पैसा कहां रखेंगी, और आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में बैंक को क्या दे रही थी? ऑनलाइन फोकस, क्या यहां पे जीसेक देगी? बस यही है एचडीएफ, बिल्कुल समझ गए आप। रिवर्स रेपो रेट और एचडीएफ दोनों क्या है? सेम, लेकिन इसमें भी अधिक तरलता के समय बैंक पैसा रखती है कहां? यहां पर भी रखती है, लेकिन इसमें क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है? इसमें देती है। बस तो लिखो वह दर, इसकी मीनिंग वह दर जिस पर, वह दर जिस पर बैंक वह दर जिस पर बैंक अधिक तरलता के समय, वह दर जिस पर बैंक अधिक तरलता के समय आरबीआई के पास मुद्रा रखती है, एवं जिसके बदले आरबीआई बैंकों को कोई भी प्रतिभूति नहीं देती है, आरबीआई बैंकों को कोई भी प्रतिभूति नहीं देती है, आरबीआई बैंकों को कोई भी प्रतिभूति नहीं देती है। क्या दोस्तों सबको पॉलिसी रेट्स बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गए? क्या आप किसी को भी आज के बाद पूरे लाइफ टाइम बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, एचडीएफ पढ़ा सकते हो? एक बार मुझे पढ़ाओ पहले, बैंक रेट में कौन लोन देता है, किसे देती है, कैसा लोन देती है, क्या सरकारी प्रतिभूति देना है? रेपो रेट में कौन देता है, किसे देती है, क्या सरकारी प्रतिभूति देना है, कैसा लोन है? एमएसएफ में कौन दे रहा, कौन किसको? एक रात के लिए सरकारी प्रतिभूति। तीनों को ऐसे याद रखें, बैंक रेट बड़ा भाई, रेपो रेट छोटा भाई, एमएसएफ एक दिन का भाई, खत्म बात। तीनों में लोन कौन देगा? आरबीआई। किसको? बैंक को। बात खत्म।
रिवर्स रेपो रेट एसडीएफ याद हो गए दोस्तों। फिस्कल पॉलिसी में एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, क्या आप बता दें आपको? है क्या? ये रुकियो, अभी नहीं, मैं याद रखूंगा, कल बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो जाएगी, कॉपी में बीच में कुछ और चल रहा है ना, तो कल हम इसके आगे मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे और कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। कल ही, ये सिर्फ आधा घंटे का और बचा, मैक्सिमम 20 मिनट, कल ही हम 1.5 घंटे हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। बोलो जी से, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। बोलो जी से, और फिर हम आगे चलेंगे तो तकरीबन 12-13 दिनों में आपका सिलेबस हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। बोलो जी, लेकिन पढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल 12 की जगह 15 क्लास लगे, लेकिन पढ़ेंगे आराम से। बोलो भाई ना, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू।